Good evening, friends. Jai Hind to everyone. Hope everybody is doing all right. Please let me know if I missed out something. I just joined. I could not hear the concluding words of sir. I believe sir must have left the stage now. So now we can proceed. If there is anything you would like to point out, then you let me know. And I am okay, Nikita. Thank you. I got the feedback. Everything is all right. You are able to hear me and see me as well. So yes, we will move ahead from where we left, but before that, it is necessary, because these are some dense concepts, it is necessary for you to revise them quickly. You will go through, I believe, on your own also. But mainly what we have understood, let me summarize everything. What we have understood, that there are situations in which control on the supply of money in an economy, that becomes a very important tool to give effect to the aspirations of the government to stabilize the macroeconomy, and also to create environment which is conducive to the overall sustained growth of the economy. Okay, so monetary policy is the tool, or monetary policy uses certain tools which can be used in order to influence the overall supply of the money. And by influencing the volume of money in an economy, ultimately the government is in, or RBI is in a position to influence what? To influence these things. And what are they? Here on your screen. These are the aspects of an economy which can be directly or indirectly influenced by influencing the monetary policy. Okay, this is what we have understood till now. Savings, investment, yes, of course, because monetary policy can affect the twin paradox of interest and inflation. Interest rate and inflation, they go hand in hand. We have already understood this. कि जो इंटरेस्ट रेट है और इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, वो साथ साथ ही चलते हैं एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे को लीप फ्रॉग करते हुए कई बार. तो अगर इन दोनों को मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंस कर सकती है, कैसे इन्फ्लुएंस करेगी? ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट भी जो है वो इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, और इन्फ्लेशन जो है कैसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है? बाय कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ मनी. तो जो है आरबीआई उसे अगर इन्फ्लुएंस कर देती है, तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की जो टेंडेंसी और पॉसिबिलिटी है, ये दोनों भी उससे अफेक्ट हो जाती है. फिर हमने जाना कि ये चीज ऐसी है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी प्रभावित कर सकती है. मॉनेटरी पॉलिसी कैसे कर सकती है? उसी टूल से. अगर आप इंटरेस्ट रेट को, ये दूसरा वाला इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है, ये उस इंटरेस्ट रेट की बात नहीं हो रही है जो हमें मिलता है, ये उस इंटरेस्ट रेट की बात अब हो रही है जो हमको देना पड़ता है बैंक को. ओके, तो अगर उस इंटरेस्ट रेट को भी प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए, कैलिब्रेटेड रखा जाए, तो जो हमारे एक्सपोर्टर बंधु भगिनी हैं, जो हमारे एक्सपोर्टर लोग हैं, मैन्युफैक्चरर लोग हैं, वो सस्ते में लोन पाएंगे. और अगर वो सस्ते में उन्हें जो है वो क्रेडिट मिलेगा, ऋण अगर वो सस्ते में पा जाएंगे, तो उनकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम बैठेगी. अगर ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम बैठेगी ओवरऑल, तो फिर उनको फायदा क्या होगा? कि उनके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपिटिटिव हो जाएंगे. वो अगर सस्ता माल बनाया है तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी, और बाकियों की तुलना में वो कम में बेच सकेंगे. थोड़ा और कम में बेच पाना यानी आप जो है प्राइस कम कर रहे हैं, तो उसको जो है डिमांड उसकी जो है ज्यादा हो सकती है. कि आप प्राइस अगर कम करेंगे तो आपका माल जो है वो बगल वाला, अगर क्वालिटी सेम है तो आपका माल पहले बिक जाएगा सारा. तो कहने का अर्थ है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बिजनेस की जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको भी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू अफेक्ट कर सकता है. नंबर 3, बिजनेस साइकिल. हम सब जानते हैं कि बूम और डिप्रेशन, ये जो दो टर्म्स हैं, कि या तो बूम हुआ जा रहा है एकदम, या डिप्रेशन हुआ जा रहा है. अल्टीमेटली कहाँ आकर ठहरते हैं? उनको पहचानने का जो तरीका है, चश्मा है, वो क्या है? वो है मनी सप्लाई. कहीं ना कहीं, अरे बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली जो जिस धागे से वो सब बंधे हुए होते हैं, वो क्या है? वो मनी सप्लाई है. मनी की सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, मनी की सप्लाई एक्सपैंड हो जाए, यही डिप्रेशन और बूम की साइकिल्स होती है. बिजनेस साइकिल जिन्हें कहा जाता है, कि कभी डिप्रेशन आता है, फिर बूम आता है, इस तरह से चीजें होती हैं. ठीक है, तो अगर मनी सप्लाई को सही समय पर इंटरवीन करके प्रभावित किया जाए, तो दोनों ही जो एक्सट्रीम्स हैं उससे कंट्री को धीरे धीरे करके उबारा जा सकता है. ठीक है, सही टाइम पर इंटरवेंशन किया जाए, सही तरीके से इंटरवेंशन किया जाए, सही क्षेत्र में इंटरवेंशन किया जाए, तो बूम और डिप्रेशन की जो बिजनेस साइकिल्स हैं, जो कि एक्सट्रीमिटीज हैं,
उनसे बचाया जा सकता है, कंट्री को जो है वो हद से अधिक इरिवर्सिबल नुकसान होने से बचाया जा सकता है। ओके, अगली चीज है एग्रीगेट डिमांड। ऑब्वियसली ऑब्वियसली मनी सप्लाई का सीधा संबंध एग्रीगेट डिमांड से है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में सभी लोगों के द्वारा की गई कितनी डिमांड होगी, वो एग्रीगेट डिमांड कहलाती है। तो किसी भी प्रोडक्ट की एग्रीगेट डिमांड जो होगी वो कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी ऑफ जो है फाइनेंस या मनी सप्लाई से सीधे रिलेटेड होती है, डायरेक्टली जो है वो रिलेटेड है। और अगर लिक्विडिटी मार्केट की आप जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं तो आप उसी के कोरिस्पॉन्डिंग एग्रीगेट डिमांड को प्रभावित कर सकते हैं। आपको एग्रीगेट डिमांड कम करनी है तो क्या करेंगे आप बताइए? इसका उदाहरण ले लीजिए ना, एग्रीगेट डिमांड आपको कम छोड़िए बढ़ाने का उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। अभी कोविड के दौरान जो लॉकडाउन हुआ उसमें क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड पर असर पड़ा कि नहीं पड़ा? लॉकडाउन हो गया, पूरा सब कुछ बंद, तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो ठहर गई, ठहराव आ गया उसमें। अब उसको स्टिमुलेट करने के लिए फिर सरकार ने क्या क्या कदम उठाए बताइए? आप सोचिए कि क्या क्या कदम उठाए। बहुत सारे इंसेंटिव दिया, बहुत सारा जो है वो जीएसटी माफ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारी चीजें आई ना, इंसेंटिव दिया लोगों को। जो है लोग जो टहलने जाते थे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर पाते थे। आप समझिए ना, मैं अपनी स्कीम मैंने आपको बताई थी, एक स्कीम बताता हूँ मैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक स्कीम आई थी 31 मार्च 2021 तक थी वो। तो उसमें क्या था कि अगर उस दौरान आप कोई जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वगैरह हैं, इन सब में इलेक्ट्रॉनिक आइटम में बहुत सारी चीजें उसमें थी, उसमें अगर उसको आप खरीदते हैं अगर, तो आप जा तो पाए नहीं कहीं। देखिए एक चीज होती है एलटीसी, एलटीसी समझते हैं ना, जो लीव ट्रेवल कंसेशन होता है, जो घूमने उमने जाते हैं तो सरकारी कुछ कुछ जो है वो कुछ छूट मिलती है कि भाई चलो इतना जो है सरकार दे देगी खर्चा, और इस तरह का टिकट उकट का खर्चा होता है। तो जा तो कोई पाया नहीं, और अगर जाने का प्लान भी बनाए तो वो तो कंजम्पशन जैसा एक्सपेंडिचर मोर और लेस हो जाएगा, है ना। तो ये हुआ कि कैसे किया जाए इकोनॉमी में जो है इस इकोनॉमिक साइकिल में, जो कि डिप्रेशन जैसी स्थिति है, डिप्रेशन नहीं कहेंगे लेकिन रिसेशन जैसी स्थिति आ गई है, उसको स्टिमुलेट कैसे किया जाए ग्रोथ को। तो हुआ एक तरीका ये हो गया कि छूट छूट दे दिया, जो है कि जो है आप अगर अपने एलटीसी पर जो पैसा खर्च करने वाले थे, यदि उसमें से आप वही पैसा इस्तेमाल करके और थोड़ा बहुत और भी पैसा था सैलरी से रिलेटेड, उसके पैसे का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को खरीदते हैं तो आप जीएसटी जो है, जीएसटी जैसा जो है आपको माफी मिल जाएगा, या ये वाला जो पैसा है उसका इतने इतने परसेंट आपको वापस रीइंबर्स हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड, रीइंबर्समेंट जैसा स्कीम था। तो अब जैसे मैंने जो इन्वेस्ट जो किया खरीदा, उसमें से 80,000 या 90,000 रुपए जो है टोटल जो है वो वापस आ गया, और 9/3 जैसा समझिए वापस आ गया। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, अब इससे पैसा खर्च करा दिया सरकार ने, जो है इकोनॉमी में जो है मनी सप्लाई को बढ़वा दिया, डिमांड को भी बढ़वा दिया। So that's how money supply, RBI can affect money supply, and money supply then in turn affects aggregate demand. अगली चीज है एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि जो लिक्विडिटी का अवेलेबिलिटी मार्केट में है वो ये डिसाइड करता है कि कौन लोग नया बिजनेस कर पाएंगे, कौन लोग बिजनेस को अपना एक्सपैंड कर पाएंगे। बिजनेस का अगर एक्सपेंशन होगा तो बिजनेस का एक्सपेंशन में जो पहली चीज होती है वो है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। यूजुअली इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट होता है, छोटे छोटे सेक्टर्स जो है वो जो है वो एक्सेलरेट करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइजेस हैं वो उठ खड़े होते हैं, स्टार्टअप्स आ जाते हैं। अगर क्रेडिट की प्रॉपर अवेलेबिलिटी है तो मार्केट में, तो ये लोग अपना बिजनेस कर सकते हैं। मुद्रा स्कीम हो गई, इस तरह के तमाम स्कीम्स ले आए कि आपको कंसेशनल इंटरेस्ट पे जो है वो लोन मिल जा रहा है, तो बिजनेस आप एक्सपेंड करेंगे। बिजनेस एक्सपेंड करेंगे तो आप जानते हैं कि जो छोटा वाला सेक्टर है वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है इस कंट्री में, है कि नहीं है। फिर इसी प्रकार प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट है, जैसे किसी पर्टिकुलर सेक्टर में मान लीजिए हमें क्रेडिट बढ़ाना या घटाना है। आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, उदाहरण को ऐसे समझिए, आपको अच्छे से समझाना होगा मुझे। तो अगर हमें मान लीजिए ज्ञात है इस चीज को, एक बहुत बड़ा आपको केस स्टडी बताता हूँ जो जनरल ध्यान से उतर जाती है। अगर मैं आपको आज समझाना चाहूँ तो आप होल्डिंग समझते हैं ना, बहुत जो 1970s 80s में जो है ये बहुत बड़ी समस्या हमेशा से ही रही है, होल्डिंग जिसे कहते हैं ना। काला बाजारी कर लेते हैं लोग, जो है इकट्ठा कर लेते हैं सारा जो है कि जो है जब दाम बढ़ेगा तब बेचेंगे, इस टाइप की चीजें जो है। तो पहले हमेशा से क्लासिकली ये होता था दोस्तों कि जो होर्डिंग का काम है वो मुख्य रूप से मिडिलमैन जो बिचौलिए होते हैं ना, जो बिचौलिए करते थे। किसान से खरीद लिया बहुत सारा, क्योंकि पैसा अवेलेबल है तो किसान से बहुत सारी चीज खरीद लिया, उसको दबाए रखे अपने यहाँ। तो हम लोग को छापा वापा मार के उसको निकालते थे कि भाई होर्डिंग नहीं करो। आपको बताया ही था मैंने कि जो है नए फर्स्ट ईयर में ही बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। जितना भी उस समय ओनियन का प्राइस जो है वो बहुत बढ़ा हुआ था, 2009-10 की शायद बात है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था ओनियन के प्राइसेस में। तो फिर उसमें जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सूरत की दी गई। तो फिर बहुत हम लोगों ने मल्टीपल एक्शंस लिए जो है, और फिर कर करके धीरे 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 करके उसको डिस्करेज किया।
जो है रेड्स करके और सारे इन्वेस्टिगेशन करके। तो वही एग्जाम्पल से मुझे आ जाता है कि ऐसा पहले होता था कि बिचौलिए जो है वो मंडी से और किसान के बीच के जो बिचौलिए हैं वो लोग इसको होल्डिंग कर लेते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत सारे किसानों ने भी इसमें जो है अपना हाथ मिला लिया और सब लोगों का एक कार्टेल जैसा काम करने लगा। तो बहुत बड़ी दिक्कत क्या है कि देखिए, समझिए आपको, एक तरफ कितना सोचना पड़ता है पॉलिसी डिसीजन लेते हुए, कितना दिमाग होना चाहिए सरकार को, और कितना जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए सरकार की या पॉलिसी मेकर्स की। आप पॉलिसी बना के भूल नहीं सकते, आपको तुरंत उसमें कोर्स करेक्शन करते रहना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ कि जो आप जनरली फार्मिंग की तरफ, जनरली एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ क्या एटीट्यूड रहता है सरकार का लोन देने के लिए कि भाई उनको जो है वो कंसेशनल लोन मिलना चाहिए। तो अगर आपने ऐसा लोन स्कीम रखा हुआ है कि लोन आप कंसेशनल देते हैं और आप उनसे सिर्फ ये सवाल मान लीजिए पूछते हैं कि आप किसान हैं, हाँ है, आपके पास इतना जमीन है, अच्छा जमीन है, खेती करते हैं, हाँ जी खेती करते हैं, तो ठीक है आपको ये कंसेशनल लोन मिलेगा। एक ये लोन देने का तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि आप ऐसा मैं कुछ तय कर दूं कि आपको मैं लोन दूंगा, लेकिन वो लोन आप इस पर्पस के लिए ही खर्च करेंगे भैया, समझ गए। एक तो अनरिस्ट्रिक्टेड जो है वो अनमार्क्ड लोन दे दिया, और एक है मार्क्ड, प्रॉपरली मार्क्ड होना चाहिए कि ये इसी एरिया में आप यूज करेंगे भाई और कहीं नहीं यूज करेंगे। अब देखिए दोनों चीजों को मैं जोड़ता हूँ। ऐसा देखा गया बहुत सारी स्टडीज में, ये पता चला, रिसर्च में पता चला कि ये जो सस्ता पैसा मिल जा रहा है किसान को, या किसान को मिल जा रहा है, तो समझिए बिचौलिया भी उसका इस्तेमाल कर ले रहा है, अगर दोनों आपस में जो है वो गठजोड़ बनाए हुए हैं। तो सस्ता क्रेडिट ले रहे हैं सरकार से, यानी सस्ता लोन मिल जा रहा है, उस पैसे का इस्तेमाल खेती में करने के बजाय होल्डिंग में हो रहा है। अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम एंड इट्स सीवियरिटी, कि उसी पैसे का इस्तेमाल जो कि कंसेशनल और सब्सिडाइज टाइप का आपको लोन मिल रहा है, उसका इस्तेमाल खेती में होने के बजाय जो है वो होल्डिंग में हो रहा है। अब सोचिए कितनी भयानक समस्या है। तो अब इसके लिए क्या किया जाए, तो तुरंत गवर्नमेंट को फिर चेक लगाना पड़ा कि क्या किया कि उन्होंने जो है क्रेडिट का सप्लाई कम करो। क्रेडिट का सप्लाई कम हुआ, फिर डायरेक्ट एक्शन भी हुआ, वीजा वगैरह तमाम तरह के बहुत सारे एक्ट थे उस समय, उससे डायरेक्ट एक्शन हुए बहुत सारा। धीरे धीरे करके होल्डिंग की प्रॉब्लम धीरे धीरे डिस्करेज की गई। ऑलराइट, हमेशा से ये प्रॉब्लम रही ही है, हमेशा से इंडिया में ये प्रॉब्लम रही है होल्डिंग की। तो इस प्रकार से आप समझें कि प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट का क्या अर्थ है कि जरूरत पड़ने पर किसी पर्टिकुलर सेक्टर को क्रेडिट दिया जा सके और आवश्यकता पड़ने पर उसे जो कॉन्ट्रैक्ट भी किया जा सके, एक्सपैंड किया जा सके, कॉन्ट्रैक्ट किया जा सके। दैट्स द टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट का अर्थ है कि यदि गवर्नमेंट चाहती है कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज में ज्यादा क्रेडिट जाए, तो वो बैंक्स को, आरबीआई जो है बैंक्स को एक गाइडलाइन दे सकता है कि आपका टोटल जो लेंडिंग हो रही है, अगर 100 रुपया टोटल आप उधार दे रहे हैं, तो उसमें से 20% भाई फलाने वाले सेक्टर को ही दीजिए। दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जिसे कहते हैं। ठीक है, लास्ट है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो विकास है। हाँ बिल्कुल सही बात है, मॉनेटरी पॉलिसी कहीं ना कहीं यह भी चाहती है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो बिगर पिक्चर है फाइनेंशियल इंक्लूजन की सरकार की, वो एक डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी अचीव हो। और इस प्रकार आरबीआई ने टाइम एंड अगेन बहुत अलग अलग सेक्टर्स में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का विकास किया है। चाहे आप नाबार्ड ले लीजिए, बहुत सारे मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं, एग्रीकल्चरल क्रेडिट सेक्टर में, इंडस्ट्रियल क्रेडिट के सेक्टर में, बैंकिंग में, बहुत सारों को उन्होंने जो है वो इवॉल्व किया है आरबीआई ने। ये भी आरबीआई का रोल रहा है और मॉनेटरी पॉलिसी की वन ऑफ द मेजर अकम्प्लिशमेंट में से एक रही है। ऑलराइट, तो ये ओवरऑल जो हम समझना चाह रहे थे वो दरअसल ये है। ठीक है, हम ये भी समझ गए थे कि शुरू में क्या हुआ था कि शुरू में आरबीआई 1934-35 पर बना, ठीक है भाई। उसके बाद जो है 1951 से चलिए हमारा प्लानिंग पीरियड शुरू हो गया। तो 1951 से लेकर 1970-71 तक आरबीआई का जो मुख्य जो कंसर्न हुआ करता था वो यही हुआ करता था कि भाई एक्सपैंड करना ना, इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, नेचुरल सी बात है, प्लानिंग हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो इकोनॉमी जो वो एक्सपैंड कर रही है। तो उस समय जो मेन कंसर्न मॉनेटरी पॉलिसी का हुआ करता था वो था कंट्रोल्ड एक्सपेंशन, कि धीरे धीरे नियंत्रित रूप से ही सही लेकिन एक्सपेंशन होता जाए। धीरे धीरे जब जो एक्सपीरियंसेस रहे और इन्फ्लेशन की जो मार पड़ी, उससे फिर 1970-71 के बाद थोड़ा सा एटीट्यूड में चेंज आया, और वहां से लेकर और आज तक आप कह सकते हैं, मुख्य रूप से 1991 के बाद और भी, कि 1971 से फिर ये शिफ्ट शुरू हो गया कि अभी इन्फ्लेशन को टारगेट करो भाई, मेन फोकस जो है इन्फ्लेशन पर रखो। और इन्फ्लेशन पर रखने का अर्थ क्या हुआ, प्राइस की स्टेबिलिटी। सिंपल सी बात है, आप तो समझते ही हैं कि कुल मिलाकर कंट्रोल्ड एक्सपेंशन से जो शिफ्ट हुआ, आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हुआ, वो हुआ किधर,
इन्फ्लेशन टारगेटिंग की तरफ, ठीक है। और इन्फ्लेशन टारगेटिंग का अर्थ ये हुआ कि प्राइस स्टेबिलिटी की तरफ। तो कुल मिलाकर प्राइस स्टेबिलिटी पर सारा चीज जाके जो है वो रुका कि प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए, प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इसके लिए इन्फ्लेशन को टारगेट करते रहिए, एक रेंज बना लीजिए, उस रेंज से बाहर जो है इन्फ्लेशन नहीं जाने पाओ, बहुत कम भी नहीं, बहुत ज्यादा भी, थिंग्स लाइक दैट, ओके। धीरे धीरे 1991 में क्या हुआ कि 1991 में इकोनॉमी को ओपन अप किया गया। जब इकोनॉमी ओपन अप होती है तो उसके सबसे पहला जो चैलेंज आता है इंटीग्रेशन जो होता है इकोनॉमी का, ग्लोबल इकोनॉमी से, वो इंटीग्रेशन का वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस होता है जो जिसे कहते हैं करेंसी एक्सचेंज। जो करेंसी का इनफ्लो है और आउटफ्लो है वो चीज मैनेज करना वो इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली अगर आपके कैपिटल अकाउंट पे भी पैसा आ रहा है, सडन शॉक्स लगते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग करंट अकाउंट तो ठीक है, वो तो ठीक है, हमने सर्विस दिया, पैसा है। कैपिटल अकाउंट तो ऐसी चीज है भाई कि आज आप कोई चीज लगा रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की चीजें होती हैं, तो कैपिटल अकाउंट पर अगर कोई सडन शॉक लगते हैं, बाहर के मार्केट में किसी इकोनॉमी में जैसे साउथ एशियन कंट्रीज में बवाल हुआ, वो चीज आप जो है चाहे जितना कोशिश करिए लेकिन उसके इफेक्ट से आप बच नहीं सकते। आपकी इकोनॉमी क्लोज होती, आपका करेंसी फिक्स्ड जो है वो फ्लोटिंग नहीं है, वो सब हो तो ठीक है, उससे आप बच सकते, उसके अपने अपने लिमिटेशन से। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक्सटर्नल शॉक को सहन करने की जो क्षमता है, जिसे एक्सोजिनस शॉक कहते हैं, तो एक्सोजिनस शॉक जो सहन करने की क्षमता है वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी की तुलना में ओपन इकोनॉमी में जो है वो बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आती है। कि कहीं कुछ भी हो गया, हल्ला उड़ गया कि इनके जो है ये गड़बड़ हो रहा है, तो उससे सब फाइनेंशियल जो इन्वेस्टर्स हैं बाहर के जो, वो भागने लगे, जैसे कहते हैं फ्लाइट ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल की फ्लाइट हो गई, लेने के भाग गए सब। तो इस तरह के शॉक्स हुए या एक्सचेंज रेट का शॉक हुआ, उससे लड़ने के लिए कौन सामने आए, ये भी तो क्वेश्चन आएगा 1991 के बाद। तो धीरे 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 ये चुनौती बढ़ती गई और बड़ी बनकर सामने खड़ी हुई। तो फिर आरबीआई को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई कि आप अब केवल और केवल प्राइस स्टेबिलिटी और ग्रोथ ही नहीं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो इकोनॉमिक एनवायरमेंट है कंट्री का, उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर भी आप जो है ध्यान दें और उसे उसका भी इंटरवेंशन करें। तो ये एक मेजर चीज है जो 1991 के बाद से सामने आई। अगला प्रश्न हमने जो कंसीडर किया वो ये था कि भाई आरबीआई काम करता कैसे है, एक्चुअली कैसे करता है, ये जो जितनी बातें हम कह रहे हैं, मनी सप्लाई को एक्सपैंड करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, ये होता कैसे। तो हमने देखा कि वो दो तरह के टूल्स को इस्तेमाल करती है आरबीआई। पहला जो टूल है वो है क्वांटिटेटिव, और जो दूसरी कैटेगरी है वो है क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव का अर्थ हुआ कि हम ये तय, क्वांटिटेटिव का अर्थ ये हुआ कि कितना क्रेडिट जा रहा है, बस हमको इससे मतलब कितना क्वांटम को हम प्रभावित करेंगे, हमको इससे मतलब नहीं कि कहां और किस प्रकार का है, वो कितना है, सिर्फ इस पर हमारा ध्यान रहे, तो वो क्वांटिटेटिव है। लेकिन अगर हम इस पर भी उतर आए कि कितना और किसको, आप इसको इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं, इस क्रेडिट को, मनी सप्लाई का यूज कहाँ हो रहा है, अगर इस पर भी उतर आए तो समझिए क्वालिटेटिव बात हो रही है। सादगी के लिए, समझने की सरलता के लिए इसको ऐसे समझ लीजिए। तो हमने देखा कि क्वांटिटेटिव टूल्स की अगर बात की जाए तो जो है कितने हैं, बैंक रेट हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, और ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गए। फिंगर टिप्स पे आपको होने चाहिए सब चीजें, आप ये भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो बैंक रेट क्या हो गया, कोई पूछे बैंक रेट क्या होती है, तो हमने बताया कि आरबीआई जिस रेट पे किसी भी कॉमर्शियल बैंक वगैरह को पैसा देती है और जो रेट चार्ज करता है इंटरेस्ट, वो बैंक रेट हो गया। तो आप बताइए, अगर बैंक रेट बढ़ा दिया जाएगा तो बैंक्स के लिए लोन महंगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर बैंक के लिए लोन महंगा हो जाएगा तो कम लोन लेने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, क्वांटम कम हो जाएगा। और अगर वो क्वांटम कम हो जाएगा, जैसे इसका तरीका एक्चुअली कैसे होता है मालूम है, कि जैसे तुम 100 रुपए का सिक्योरिटी, हमारे 100 रुपए का जो है वो गिरवी रखने के लिए लेकर आए कोई चीज, और हम जानते हैं कि उसकी वैल्यू 100 रुपया है, लेकिन 100 का 100 थोड़े दे देंगे, क्योंकि हमारे मन में ये रहता है भाई कि जो पता नहीं कितने में बिके। जो मतलब गाँव देहात में जो यही होता है ना, कि हो सकता है तो पूरा पैसे का कभी लोन नहीं देगा, वो कुछ ना कुछ उसमें डिस्काउंट कर देगा उसकी वैल्यू में। तो 100 रुपए का चीज आप लेके गए तो उसके अगेंस्ट आपको मिलेगा 80 रुपए या 90 रुपए। वही चीज इसको यहाँ समझ लीजिए कि आरबीआई जब बैंक आरबीआई के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, तो अगर उनकी सिक्योरिटी की कीमत जो है समझिए 100 रुपए है, तो उसमें 100 रुपया न देके थोड़ा बहुत जो है इंटरेस्ट रेट जो है उसका बढ़ा दिया कि हम इतने पे देंगे। तो बैंक रेट जैसे ही बढ़ा देंगे तो वो जो है वो थोड़ा सा आपका टेंडेंसी ऑफ बोरोइंग जो है उसको डिस्करेज करता है। ये क्या फायदा हुआ, जो है तो बहुत ज्यादा हो गया, तो बैंक रेट बढ़ जाए। और दूसरा इसी से मिलता जुलता जो मैंने कहानी बताई, दूसरा तरीका क्या है कि हम ये फिक्स कर दें कि 100 के रुपए का सिक्योरिटी होगा तो तुम्हें 80 ही लोन देंगे। एक तो होगा इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज कर लिया, और एक हो गया कि हम लोन ही कम देंगे आपको, इस पर्टिकुलर चीज के लिए अगर लोन ले रहे हो तो हम तुमको इतना ही कम देंगे। तो एक एक करके देखते जाइए।
ये देखिए आपके इसमें है। तो जो बैंक रेट वाली बात थी, इसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है, ये देखिए। और जो कहा था मैंने कि सिक्योरिटीज वो क्वालिटेटिव मेजर है, वो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया। एक एक करके चलेंगे और सब समझ में आ जाएगा। ठीक, तो या तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो आपको लोन देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो मार्केट में सप्लाई लिक्विडिटी जो है वो कम हो जाएगी। दूसरा है कि हम मार्जिन का रिक्वायरमेंट बढ़ा दिए कि तुम 100 रुपए का गिरवी लेकर आओगे रखने के लिए, तो तुम्हें 80 रुपया देंगे, जाओ 20 रुपया देंगे ही नहीं, तो भी सप्लाई। एक हो गया क्वांटिटेटिव, एक हो गया क्वालिटेटिव। अगला देखिए CRR। CRR क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, आप जानते हैं कि RBI कहता है कि जितना भी रुपया तुमको जो है वो डिपॉजिट वगैरह में पाए हो सब लोगों से, बैंक से कह रहा है कि जितना रुपया इकट्ठा किए हो उसमें सबका सब तुम फर्दर लोन देने के लिए नहीं यूज कर सकते। कुछ पैसा है जो हमारे पास रख दो सिक्योरिटी के लिए, वो पैसा RBI रखवा लेता है, क्वांटम कम हो गया। CRR जितना ही बढ़ता जाएगा, जो बैंक कमर्शियल बैंक होंगे उनको ज्यादा पैसा RBI के पास रखना पड़ेगा, ज्यादा पैसा RBI के पास रखना पड़ा तो अपने बिजनेस करने के लिए रुपया कम रहेगा, और बिजनेस करने के, बैंकिंग बिजनेस के लिए रुपया कम रहेगा तो मनी सप्लाई कम रहेगी। दूसरा क्वांटिटेटिव हो गया। अब क्वालिटेटिव में दूसरा क्या है, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। सीधे RBI अगर ये तय कर दे कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदते हैं तो आपको कम से कम इतना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, आपको क्रेडिट पे ये चीज नहीं मिलेगी। अगर आप लोन लेने जाएंगे, मान लो व्हीकल लोन के लिए जा रहे हैं, तो अगर RBI तय कर दे ये नियम कि 85% कम से कम डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, उससे ज्यादा का लोन नहीं देंगे, हो गया ना, वही काम अचीव हो गया कि नहीं हो गया। उसके गिरवी जैसे वाले जैसा ही है कि कंज्यूमर के बिहेवियर को सीधे अफेक्ट कर दिया कि इतना इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगा और इतना जो है वो जो है डाउन पेमेंट इतना दीजिए और इंस्टॉलमेंट इतने आप करवा सकते हैं, मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट इतना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो आप कुल मिलाकर कंज्यूमर के पास की लिक्विडिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। इसमें अगला कैटेगरी SLR है। SLR क्या कहता है भाई, SLR कहता है कि सुनो, हम कुछ पैसा तो हम खुद ही रखवा लें, RBI बैंक्स को बोल रहा है कि कुछ पैसा तो हम ही रखवा लें अपने पास, जिसको CRR कहते हैं। अब जो पैसा तुम्हारे पास बचा हुआ है उसमें से भी हम चाहते हैं कि तुम कुछ पैसा जो है वो हमारे कहे और बताए हुई चीजों में लगाओ, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत का तुरंत तुम्हें वापस मिल जाए। नहीं तो अगर कहीं हल्ला उड़ गया कि इनके पास पैसा नहीं है और लोग लाइन लगा लिए खड़ा हो गए तुम्हारे बैंक के सामने, तो दे नहीं पाओगे, बैंक बैठ जाएगा। तो RBI कहती है कि जो हम सिक्योरिटीज जो इन्वेस्टमेंट हम बताएं, गोल्ड हुआ, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हो, ये कभी धोखा नहीं देंगे, तो इनमें आप थोड़ा बहुत पैसा लगा के रखो। इसको कह दिया SLR। एग्जाम्पल के तौर पर खाली आप जान लीजिए कि अगर जैसे CRR है जो 3 से 5% के रेंज में जनरली चलता है, पहले 3 से 5 का जो है वो लिमिट था, 3 का फ्लोर जो है अब हटा दिया गया है। ठीक, अभी देखेंगे करंट रेट क्या है, तो मतलब इस रेंज में रहता है। तो इतना पैसा तो RBI रखवा लिया अपने पास। अब SLR हुआ, SLR 18% के आजू बाजू रहता है। इतना पैसा ये तय हो गया कि आपका 18 रुपया जो है वो किसमें चला जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड्स हुए, बॉन्ड्स हुए, इस सब तरह की चीजों में चला जाएगा, सिक्योर इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। तो जब अब SLR बढ़ा दोगे आप, सोच कर देखिए ना, ये पैसा, अंतर ये है कि ये पैसा बैंक के ही पास रहता है, लेकिन किस स्वरूप में रहेगा ये RBI ने फिक्स कर दिया है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रहेगा और गोल्ड के रूप वगैरह के रूप में रहेगा। तो भले ही पैसा इनके पास है लेकिन वो लिक्विड नहीं रह गया, समझ गए बात, वो लिक्विड नहीं रह गया जिससे कि ये बैंकिंग का बिजनेस कर सके। तो SLR आज 18 है, कल को हम इसको 25 कर दें, तो अगर SLR बढ़ाएंगे तो जो लिक्विड पैसा है वो इस तरह के एसेट में चला जाएगा कि नहीं, जो कैश करेंसी है वो एसेट के रूप में ट्रांसफर हो जाएगा, और इस प्रकार मनी सप्लाई जो है वो अफेक्ट हो गई तुरंत का तुरंत, है ना भाई। फिर आगे बढ़िए, इनमें कौन सी कैटेगरी है अगली, क्वालिटेटिव में, कि RBI गाइडलाइन दे सकता है, क्रेडिट की रेशनिंग कर सकता है कि हम भाई इस वाले फील्ड के लिए अगर आप लोन लेंगे तो हम इतना ही पैसा देंगे। ये क्यों किया जाता है जरा बताइए। अगर आपके इकोनॉमी में ऐसा रिसर्च वर्क मौजूद है, आपके पास लाइव फीडबैक का सिस्टम है, हमारे और तुम्हारे पास, मान लो कि सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन किसकी वजह से हो सकता है, तो लोगों ने बताया कि सर ये दाल है, ये चीनी है, गन्ना है, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके वजह से इन्फ्लेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो अगर आप उन प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनकी वजह से 80% 70% जो है होता है, इन्फ्लेशन होता है, तो फिर आप ये भी तो कर सकते हैं कि ऐसे इन सारे फील्ड के लिए जो भी लोन लेगा उसको एक लिमिट से ज्यादा लोन नहीं देंगे। अब इसको उस कहानी से कोरिलेट कीजिए जो मैंने आपको अभी सुनाई थी कि लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाए तो वो क्या करेंगे, पता चला कुछ लोग जो है उस पैसे का गलत इस्तेमाल करके उससे होर्डिंग करने लगे। आप समझे मेरी बात। तो ऐसी चीज को अगर आपको डिस्करेज करना है तो आप क्रेडिट की रेशनिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कि हम इस वाले फील्ड के लिए पर पर्सन इससे ज्यादा जो है क्रेडिट देंगे ही नहीं। एक मिनट,
Fine, understood. This point is understood. I take that this point is understood. So क्रेडिट की राशनिंग की जा सकती है कि इससे ज्यादा भैया क्रेडिट नहीं देंगे, क्रेडिट रेशनिंग एक हो गया। फिर भाई मोरल सुएशन हो गया कि समय समय पर कंज्यूमर के लिए, बैंक्स के लिए जो है वो मोरल बेसिस पर जो है नैतिक रूप से उनको जो है समझाने की कोशिश करेगा आरबीआई ये करे। और लास्ट है डायरेक्ट एक्शन की, जो नहीं माने उसको सीधा किया जा सकता है। इसमें लास्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन क्वांटिटेटिव वाले में। उसमें सिंपल सी बात है कि ठीक है, हम आपके ऊपर दादागिरी नहीं कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, दोनों का अंतर समझ लेना। दोनों का मतलब 1 2 3, एक तरफ अभी तक जो पढ़ा क्वांटिटेटिव मेथड्स में, अभी तक ये 3 पढ़े और चौथा पढ़ने जा रहे हैं। इन 3 में और चौथे में मुख्य अंतर जो है वो क्या है? मुख्य अंतर ये है कि आरबीआई जो है वो, बैंक लोग इल्जाम लगा सकता है ना कि तो दादागिरी है आपकी, तो जबरदस्ती कहोगे तो मानना ही पड़ेगा भैया, तो स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है, करें कैश रिजर्व रेशियो, बैंक रेट है, तो आपका भाई ठीक है जो चाहोगे करोगे, तो डायरेक्टली हमको मारे दे रहे हो आप, क्या करेंगे? है ना, है कि नहीं है? रिजर्व रिक्वायरमेंट आपने स्पेसिफाई कर दी तो हमको रखना ही है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मेथड्स की तरफ जाएंगे अगर, तो ज्यादा इफिशियंट होते हैं। कि मार्केट का सहारा लेते हैं, चलो हम तुम्हें मार का नहीं, ऐसे समझ लो कि मार का नहीं डर दिखा रहे हैं, हम मार्केट का सहारा लेंगे। बोला ये कैसे होगा? तो उन्होंने बोला ऐसे होगा कि जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में हम उतर आएंगे। अगर हमारे अंदर दम है, वो बोलता है ना, पुरानी पिक्चर नहीं देखे हो, हमेशा जब भी पिक्चरों में जो है वो हीरो जो है पुलिस में रहा है, तो विलेन एक ना एक बार ये डायलॉग जरूर मानता है कि वर्दी में हो तो बहुत अकड़ दिखा रहे हो। तो उसके बाद जो है अमिताभ बच्चन बेल्ट और वो अपना उतारते जरूर हैं, और फिर एक आम इंसान की तरह लड़ाई होती है। हमारे पर एंथनी वगैरह में कहीं था, जरूर देखे होंगे, इस टाइप का बहुत सारा चीज देखते होंगे हमेशा। और वो भी तो विनोद खन्ना था उसमें पुलिस, शायद हमारे अकबर एंथनी, जो भी हो। तो वही बात, इसको ऐसे समझने के लिए खाली बता रहे हैं कि एग्जाम में मत लिखिए, ये समझने के लिए बता रहे हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब ये हुआ कि हम वर्दी का अपने रौब नहीं दिखा रहे हैं, स्टैट्यूट का रौब नहीं दिखा रहे हैं, हम खुद एज ए प्लेयर मार्केट में उतरेंगे और एज ए मार्केट प्लेयर हम आपके लिक्विडिटी को अफेक्ट करेंगे। बोला वो कैसे करेंगे? बोला हम ऑफर ऐसा देंगे कि जब चाहेंगे तब लिक्विडिटी सोख लेंगे और जब चाहेंगे तो लिक्विडिटी वापस मार्केट में छोड़ देंगे। इस तरह का काम करेंगे। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमारे पास है उनका परचेज एंड सेल हम इस प्रकार से करेंगे कि जब हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आपको बेचेंगे मार्केट में जाकर, तो आप हमको पैसा देंगे, इस प्रकार हम लिक्विडिटी सोख लेंगे, और जब हमको लिक्विडिटी वापस डालनी होगी तो हम उससे वापस रीपरचेज कर लेंगे। अब यहीं पर समझ लो, चलो बता देता हूं। अब यहीं पर रेपो और रिवर्स रेपो जो इतना बार सुनते हो, समझ लो इस चीज को। जब कभी आरबीआई, और एक शार्प डिस्टिंक्शन भी है, बहुत सारे लोगों को गलती करते मैंने देखी है, आपसे वो नहीं होनी चाहिए, ध्यान से सुने मेरी बात। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को इस शर्त पर अगर बेचे कि अभी हम बेच रहे हैं लेकिन बाद में खरीद लेंगे, एक तरीका ये हुआ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रीपरचेज कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होती है कि अभी हम आपको दे रहे हैं, आप लिक्विडिटी सोखे ले जो है वो सोखे ले रहे हैं, आप ये ले लीजिए गवर्नमेंट से, लेकिन हम ही को बेचोगे, तो इसीलिए इसको रीपरचेज ऑप्शन बोलते हैं, रिपो। समझ गए बात? और इसका ठीक उल्टा कर दीजिए तो रिवर्स रेपो हो गया। उसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि अभी तुमसे खरीद रहे हैं, अभी तुमसे खरीद रहे हैं लेकिन बाद में तुमको लेना पड़ेगा ये वापस, तो रिपो और रिवर्स रेपो तो ये हो गया। लेकिन गलती कहां लोगों से हो जाती है, लोग इसमें जो अभी मैंने आपको बताया और उस चीज में डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते हैं कि एक सेल और परचेज ऐसी भी होती है आरबीआई के द्वारा जिसमें वापस खरीदने या वापस कुछ दिन के बाद बेचने का बंधन नहीं होता। यही गड़बड़ी लोग कर जाते हैं, इस चीज को आप जाने रहे हैं। ठीक है, जब आरबीआई, ध्यान से सुनिए, जब आरबीआई हमेशा के लिए उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच देगा, यानी उस पर कोई बंधन नहीं रह जाए कि अब आपको हम ही को बेचना है वापस, वो एक अलग डोमेन है। ठीक है, वो उसको आप सही मायने में अगर समझिए तो वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस है। आउटराइट सेल एंड परचेज, ये शब्द आता है आउटराइट, इसलिए आता है। तो आउटराइट सेल और परचेज जब हो रही है वो सही मायने में ओपन मार्केट ऑपरेशन है, कि जैसे हम कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर, तभी तो सही मायने में हुआ कि बेल्ट भी उतार दिया, वर्दी भी उतार दिया, बनियान पहन के लड़ रहा विनोद खन्ना जी। ठीक है, तो समझ गए बात को कि जब पूरी तरह से एक प्लेयर की तरह मार्केट में उतरे, ना कोई आपके ऊपर बंधन ना हमारे ऊपर बंधन, हमने हमेशा के लिए जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दी, आपसे पैसा ले लिया, जरूरत पड़ने पर हम फिर से ऑफर करेंगे, आपको बेचना होगा बेच दीजिएगा, हम कोई बंधन नहीं। दैट इज प्योर ओपन मार्केट ऑपरेशन। यही चीज अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ हो कि जब हम आपको अभी तो बेच रहे हैं लेकिन इतने दिन बाद हम आपसे खरीद लेंगे और इस प्राइस पर खरीद लेंगे या वॉट एवर, दैट्स डिफरेंट। दैट इज कॉल्ड
लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF, जो कि हमने हल्का सा चर्चा किया भी था। आइए देखते हैं, ये सभी को याद आ गया मार्केट। आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये जो है इतना लंबा चौड़ा रिवीजन हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। 3 या 4 चीज है पूरे इंडियन इकोनॉमी में जिसमें बार बार जो है पढ़ना पड़ता है, जिनमें से एक ये है। ठीक है, इस बात को, ये हो गया पब्लिक फाइनेंस का जो हो गया चैप्टर होता है, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ये वाला एक एस्पेक्ट होगा। ये 4-5 चीजें ही घूम घुमा के मिलेंगी जिन पर बहुत कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है और बहुत बार रिवीजन लगता है, तब कॉन्सेप्ट समझ में आता है, इसलिए मैं बार बार आपको बता देता हूँ। तो ये क्विक रिवीजन के तौर पर ये तो आपको याद ही होगा। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या होती है? नाम से ही पता लग जाना चाहिए आपको कि किसी चीज को स्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, ये है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। इसका अर्थ क्या हुआ, जल्दी से सुन लीजिए कि यदि किसी समय, अब तो इंडियन इकोनॉमी ओपन हो चुकी है 1991 के बाद में पूरी तरह से, तो ऐसा संभव है कि बाहर से बहुत सारा फॉरेक्स आ गया, बहुत सारे डॉलर आ गया अंदर। अगर वो रुपए के मुकाबले में इम्बैलेंस हो जाए और डॉलर ज्यादा हो जाए, $1 मान लो एक्स्ट्रा हो गया, तो रुपया जो है वो कम है और डॉलर ज्यादा है। और जो चीजों की डिमांड और सप्लाई पर भी, सिर्फ इसी के नहीं, जो कमोडिटीज है उनके डिमांड और सप्लाई का भी असर फॉरेक्स रेट पर पड़ता है। लेकिन अभी समझने के लिए इतना सा, अभी हम वैल्यू नहीं सप्लाई की बात कर रहे हैं। कल किसी ने चैट बॉक्स में लिखा भी था, बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी हम सप्लाई वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो ये वॉल्यूम जो है उसका बहुत ज्यादा होता जाए, बहुत ज्यादा होता जाएगा, तो रुपए के मुकाबले डॉलर जो है वो समझ लीजिए कि डॉलर की आधिक्य हो गया। तो डिमांड और सप्लाई के जो फोर्सेस हर जगह लगते हैं, जिसकी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे, उसकी प्राइस जो है वो एक तरह से कम हो जाएगी। तो अननेसेसरी इसके साथ इंसानों पे भी लागू होता है। बहुत ज्यादा किसी के लिए आप अवेलेबल रहेंगे हमेशा, तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज को संभालते, बहुत कम लोग होते हैं जो रिलेशनशिप में मार्केट फोर्सेस को हावी नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ हुआ कि डॉलर जो है वो अधिक हो जाएगा इसका, और इसकी जो है वो इसका लाघव या उसकी न्यूनता हो जाएगी अगर रुपए की, तो रुपया एक्चुअली अप्रिशिएट कर जाएगा डॉलर की तुलना में, कि डॉलर वो मारे मारे घूम रहे हैं और रुपया, अरे रुपया बहुत कम है, तो जो कम है उसका वैल्यू होगा ही। तो ऐसे समझ लीजिए कि रुपया जो है वो अप्रिशिएट कर जाएगा, और वो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होती है हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए। आप जानते हैं कि रुपए का अप्रिशिएट कर जाने का मतलब है डॉलर का कमजोर पड़ जाना, उसके मुकाबले में डॉलर का कमजोर पड़ जाने का मतलब है कि उतना ही चीज खरीदने के लिए अब विदेशी आदमी ज्यादा डॉलर पे करेगा तब वो खरीद पाएगा। और अगर ऐसा हो जाएगा तो वो प्रोडक्ट यानी उसके लिए महंगा हो गया विदेशी के लिए, और इंडिया का प्रोडक्ट विदेशी के लिए महंगा हो जाएगा, तो आप समझ लीजिए कि एक्सपोर्ट हमारे उनको एक्सपोर्ट हर्ट हो जाएंगे ना, हमारे एक्सपोर्ट को नुकसान पहुंचेगा। तो कहने का अर्थ यह है, ये ऐसा यूनिवर्सल नियम नहीं है। अगर उसी स्पीड से इंपोर्ट भी एडजस्ट हो रहा हो तब ये नुकसान नहीं होगा, समझ रहे हो ना। अगर इंपोर्ट भी हमारा एक्सपोर्ट के साथ साथ वो भी सब मैच हो रहा हो, इक्विलिब्रियम तब बना रहेगा, तब कोई दिक्कत नहीं कि तुम बढ़े तो हम भी तो बढ़ गए। लेकिन ये एक को फिक्स रख के और दूसरे को वेरिएबल करके ये थ्योरी आपको बताई जा रही है कि अगर इंपोर्ट को हम जो हटा दे इक्वेशन से, सिर्फ एक्सपोर्ट की बात करें, तो मनी अप्रिशिएट अगर होता है, रुपया डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट होती है, तो एक्सपोर्ट को नुकसान पहुंचता है। सिंपल सी बात है। तो आरबीआई को स्टेप इन करना पड़ेगा कि भाई करिए। अब आपको हमने तीसरा फंक्शन दिया था ना, प्राइस कंट्रोल, जिसे कहते हैं प्राइस स्टेबिलिटी, क्रेडिट का कंट्रोल, इन्फ्लेशन का कंट्रोल, ये सब तो आप पहले से कर रहे थे। 1991 के बाद आपको एक और जिम्मेदारी दी, क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो करिए भी, अब उतरिए इस मार्केट में। तो चलो आरबीआई उतरा, आरबीआई ने इस डॉलर को खरीद लिया कि ये एक्सेस डॉलर है, यही अधिक हुआ है ना, इसको हम सोख लेते, सोख लिया। सोखने के बदले पता चला रुपया इशू कर दिया कि फ्री में तो मिलेगा नहीं, डॉलर आरबीआई खरीदेगा तो पैसा तो पे करना ही पड़ेगा ना मार्केट। तो पैसा पे किया तो रुपया बढ़ गया, रुपया बढ़ गया तो इन्फ्लेशन हो गया। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन नहीं हो जाएगा, डोमेस्टिक करेंसी का सप्लाई बढ़ा देंगे आप, एक्सपैंड कर देंगे तो इन्फ्लेशन हो गया, मुद्रास्फीति हो गई। तो ये चैलेंज आ गया। तो बोला रुको, ये ठीक नहीं है, डॉलर के बदले रुपया जो है मार्केट में डालना ठीक नहीं है, तो और ज्यादा नुकसान कर देगा लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए। तो बोले तब क्या करें? बोले एक दूसरा रास्ता है कि डॉलर सोखा जाए, उसके बदले में रुपया ना दिया जाए, कोई वैल्यूएबल दे दिया जाए जो उतना लिक्विड, जो करेंसी नहीं हो। तो देना तो है लेकिन करेंसी नहीं देना है, कुछ और देना है। तो बोला क्या देते हैं? बोला गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह दे दीजिए। तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचती है और उसके बदले में डॉलर ले लेती है। याद रखिएगा इस बात को। समझने वाली बात बताते हैं, समझने वाली एक महीन बात, इसको डिटेल में भी पढ़े। तो ये होगा मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ठीक, दूसरी चीज आपको क्या बताई मैंने, अभी अभी बात कर रहे थे हम लोग, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स यदि आरबीआई के पास जाएं और कहें कि हमको पैसा चाहिए भाई, हमारी लिक्विडिटी कम पड़ रही है, हम सीआरआर नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं या एसएलआर मेंटेन नहीं कर पाए, बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह की बात आ जाएगा, तो वो आरबीआई को अगर अप्रोच करता है तो आरबीआई फिर वही करता है कि ठीक है, अगर मनी सप्लाई बढ़ाने का समय है
अगर आरबीआई समझता है कि मनी सप्लाई इस समय बड़ी होनी चाहिए तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को उनसे खरीद लेगी और पैसा दे देगी। समझ गए बात? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेगी लेकिन और पैसा दे देगी। अंतर क्या हुआ कि ये फाइनल हमेशा के लिए अल्टीमेट परचेज सेल नहीं है, ये कुछ समय के लिए होगा और फिर वो वापस भी हो जाएगा ट्रांजैक्शन। समझ गए? लिक्विडिटी का एडजस्टमेंट हो गया, बस ये फैसिलिटी के तौर पे है कि इतना फैसिलिटी दे रहे हैं, बाद में सब कुछ वैसा ही हो जाए। अंडरस्टैंड? तो यही यहाँ भी रिपर्चेज और रिवर्स रेपो, यहाँ भी वो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन अंतर यह है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस में कंप्लीटली आउटराइट सेल और परचेज होती है और यहाँ पर एक्चुअली रिपर्चेज और उसके ऑब्लिगेशन के साथ होता है कि आज ये हो रहा है लेकिन इतने समय बाद ये वापस हो जाएगा। तो ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हो गई। ठीक है, तीसरी चीज मैं आपको बता दूं कि तीसरी चीज क्या होती है, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। हम ये पढ़ रहे हैं ना कि आखिर आरबीआई काम करता कैसे है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या हुआ कि ये फैसिलिटी तो सबके लिए अवेलेबल थी, LAF वाली, कोई भी चला जाए जो भी आरबीआई के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो अब पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ बैंक्स के लिए, बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह, NBFC वगैरह के लिए नहीं। तो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स अगर अप्रोच करें आरबीआई को कि अरे सुनिए ना, हमें ज्यादा दिन के लिए नहीं पैसा चाहिए, थोड़ा सा दाहिने बाएं हो रहा है, बस रात भर के लिए, एक दिन के लिए पैसा दे दीजिए ना फट से, तो बस स्टैंडिंग फैसिलिटी समझिए ना चाहिए कि बस खड़े होने भर की जगह चाहिए, इसको ऐसे समझिए। तो अगर छोटे बहुत शार्प लोग ओवरनाइट के लिए पैसा चाहिए, बोरोइंग चाहिए, तो फिर जो है आरबीआई कहता है कि ठीक है लेकिन हम इंटरेस्ट रेट ज्यादा लेंगे, इंटरेस्ट रेट हम थोड़ा ज्यादा चार्ज करेंगे। तो बोला कि क्यों भाई? तो आरबीआई देखिए क्या कहता है उनको कि इनसे क्यों ज्यादा चार्ज करेंगे। आप ऐसे समझ लीजिए कि जो LAF वाले लोग हैं जब अप्रोच करते हैं आरबीआई को लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी के लिए, अगर आप उनको अप्रोच करते हैं तो आप सारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो आरबीआई को देकर पैसा ले सकते हैं, एक्सेप्ट SLR के अंतर्गत आपको जितना रखना जरूरी है अपने पास वो नहीं बेच सकते आप। तो क्योंकि आप नियम का पालन करके उन बेड़ियों में रहते हुए भी आप जो है पैसा लेना चाहते हैं, इसलिए आपको इंटरेस्ट रेट फलाना X। लेकिन अगर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में ऐसी अर्जेंसी होती है फंड की कि उनको SLR जो कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है उसमें रखी हुई चीजें भी जो है आरबीआई को देकर पैसा लेने की छूट कर दी जाती है कि मर ही जाएगा, तो दे दो, नहीं तो अब भूखे कोई मर रहा हो। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको, किसान कैसे काम करता है भाई। किसान जब फसल उगाता है तो फसल काटता है और उसमें से जितना बेचना था बेच लिया, ठीक है, जितना उसके पास बचता है उसमें से आपने किसानों गांव में आप लोग तो सब रहे ही हुए हैं, वो देखे हो मकई देखे हो, सूखी मकई लटकती हुई कि नहीं देखे हो? गांव गांव घर में जो है वो उससे जो है डड़वार जिसे बोलते हैं उससे लटकता रहता है मक्के का गुच्छा। ठीक है, तो मक्के का गुच्छा क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है, वो सीड्स होते हैं अगले सीजन के लिए। कहने का एक उदाहरण दे रहा हूँ खाली। तो किसान अपने जो क्रॉप जो पैदा होती है उसका क्या करता है, उसमें जो है जितना उसे कंज्यूम करना है वो अलग है, लेकिन जितना उसे अगली फसल के लिए बचा के रखना है वो अलग है। लेकिन अगर दुर्भिक्ष पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, तो फिर वो भी जो है उसको भी खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा। अब नसवा बोल रहा है कि जोंधरी बोलते हैं, बिल्कुल सही बात, जोंधरी लाहड़ा यही सब बोलते हैं। लाहड़ा तो जानते हो, ये लाहड़ा के लावा भी बना रहा है छोटा छोटा। खैर बताओ, आप मेरी बात समझ गए जो मैं कहना चाह रहा था कि अगर अकाल पड़ जाए तब वो डिस्टिंक्शन मायने नहीं रखता है, तब आप उस बीज को जो बीज के लिए बचा के रखे थे अगली फसल को वो भी खा के अपनी जान बचाएंगे, अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। तो सीड कैपिटल जिसे कहते हैं, सीड है वो भी खर्च कर दोगे तो जान बचाने की बात। वैसे ही यहाँ समझ लीजिए कि SLR के अंतर्गत मेंटेन की जाने वाली जो व्यवस्था है आरबीआई उसे रिलैक्स कर देता है, लेकिन उसके बदले का नुकसान यह है कि भाई आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। समझ गए बात को? तो ये तीन चीज याद रखना, MSS, LAF, MSF। अब रेपो और रिवर्स रेपो समझ गए हो, तो अब हम बता सकते हैं आपको, बहुत आसानी से बता सकते हैं कि आज की तारीख में अगर मैं ठीक से करंट अफेयर्स में पढ़ पाया तो रेपो रेट 4% फिक्स्ड है, 4% इज द रेपो रेट। इसी पे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का आदान प्रदान होगा। 4% समझो, इंटरेस्ट है, ऐसा समझ लो इंटरेस्ट है, और क्या 4% इंटरेस्ट है पैसा पर रेपो के थ्रू, यहाँ जो है रिपर्चेज करना है तो 4% का हुआ। ठीक, अब मजे की बात है, समझने वाली बात, ये चित्र क्यों बनाया, इस तरह से ही क्यों बनाया, उसका एक सिग्निफिकेंस है। आज की तारीख में और काफी समय से आरबीआई ने ऐसा तय कर दिया है कि एक रेट फिक्स कर देंगे हम, तो बाकी रेट्स उसके अनुसार अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। समझ गए?
पॉलिसी रेट कहा जाता है। उस रेट को पॉलिसी रेट कहते हैं जिसको पॉलिसी के द्वारा आरबीआई फिक्स कर दे कि रेपो रेट इतना रहेगा, और ये भी तय कर दिया है कि फलानी चीज जो होगी वो रेपो रेट से इतना ऊपर और धमाकी चीज जो है वो रेपो रेट से इतना नीचे रहेगी। तो बस अब एक ही चीज करना है, खाली एक ही लिफ्ट करना है, एक ही को ऊपर नीचे करना है, बाकी उसके हिसाब से अपने आप ऊपर नीचे हो जाएगा। सिंपल सी बात, समझ गए। तो कोई पूछे कि ये पॉलिसी रेट क्या है, आरबीआई के में पॉलिसी रेट किसको कहते हैं, तो रेपो रेट को पॉलिसी रेट कहते हैं। आरबीआई अब इसके अलावा कुछ और चेंज नहीं करता है, इसको चेंज कर दिया बाकी अपने आप उसी के अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो बाकी मतलब क्या, बाकी मतलब ये बैंक रेट जो अभी पढ़े थे क्वांटिटेटिव टूल्स में, एमएसएफ जो अभी पढ़े थे, वो दोनों इससे 0.25% जैसा ऊपर होते हैं। ठीक है, और रिवर्स रेपो सिचुएशन में कुछ अभी 0.65 जैसा ये गूगल ये बता रहा है। बाकी आप लोग करेक्शन इसमें सुझाव करें तो हो जाएगा। ये बेस रेट हो गया, ठीक है, इसको समझ लीजिए। ये डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो गैप है ना यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का, ये सेल्फ एडजस्टिंग गैप है। तो इस वाले को एक एक खूंटी ऊपर नीचे करी हो तो अगर इसको यहां कर दिए तो ये अपने आप यहां पहुंच जाएगा और ये नीचे वाला यहां पहुंच जाएगा। समझ गए बात, कि मिडिल वाला जो है रेपो रेट वही सिर्फ आरबीआई ऊपर नीचे कर देगा, बाकी उसके अनुसार, क्योंकि उनका आपस का अंतर फिक्स्ड है इसलिए वो ऊपर नीचे अपने आप हो जाते हैं। ठीक, तो वही पॉलिसी रेट कहलाती है। आज की तारीख में मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से देयर इज ओनली अ सिंगुलर एंड सॉलिटरी पॉलिसी रेट, दैट इज कॉल्ड द रेपो रेट। रेपो रेट एडजस्ट होता है तो रिवर्स रेपो और एमएसएफ अपने आप एडजस्ट हो जाता है। अब एक टर्म और आता है लिक्विडिटी कॉरिडोर। ये सब टर्म्स है, बता दें भाई, पता नहीं काम आ जाए कहीं। लिक्विडिटी कॉरिडोर, कोई बोले कॉरिडोर क्या होता है, तो बोलो बहुत सिंपल सी बात है भाई। आप इस बात को देखिए कि मैक्सिमम और मिनिमम, अगर पैसा लेने कोई जाए, पैसा मांगने जाए, रिवर्स रेपो रेट के हिसाब से अगर जो है पैसे की जरूरत हो तो ये मिनिमम हो गया 3 पॉइंट फलाना फलाना %, और ये देख लेना यार इसको है 3.2535 जो भी हो, अगर कोई एरर हो गई हो डेटा का तो भाई उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और मैक्सिमम जो है वो क्या है, देखो 4.25% है। तो ये जो कॉरिडोर बन जाता है, मिनिमम जो इंटरेस्ट रेट और मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट के बीच की जो जगह है, जिसमें सारा खेल होता है कि ये वाला ले लें, कि ये वाला ऑप्शन ले लें, कि ये वाला ऑप्शन ले लें, कौन सा हमारे लिए जैसे हमारी परिस्थिति हो, इसी को कॉरिडोर कहते हैं। यही कॉरिडोर है। ठीक, लिक्विडिटी कॉरिडोर कोई पूछे तो समझ लीजिए कि जो मैक्सिमम और मिनिमम यानी रिवर्स रेपो और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या बैंक रेट के बीच की जो जगह है उसको ही क्या कहते हैं, लिक्विडिटी कॉरिडोर कहा जाता है। फाइन, अब इन तीनों को डिटेल में थोड़ा समझते हैं, इसलिए आपका डिटेल में जानना जरूरी है, क्योंकि 2-3 चीजें आप समझ लें। मॉनेटरी पॉलिसी में एक महत्वपूर्ण चेंज आया है कि पहले जो है 6 महीने पे एक बार ये चीज अनाउंस होती थी। मॉनेटरी पॉलिसी 6 मंथ्स में एक बार अनाउंस होती थी, लेकिन इसकी महत्ता और इसकी वॉलेटिलिटी, जो वॉलेटिलिटी है उसको देखते हुए, इतना ज्यादा इसमें जो फ्लक्चुएशन है उस चीज को समझते हुए और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को जो है वो सस्टेन्ड तरीके से मेंटेन रखने के हिसाब से कुछ परिवर्तन किए गए। उन परिवर्तनों में सबसे पहला परिवर्तन है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक निर्माण हुआ। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी जिसे बोलते हैं। ठीक, मॉनेटरी पॉलिसी का 2016 से शायद बात होगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी का एक गठन हुआ और यह भी तय हुआ कि ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कमेटी जो है वो मॉनेटरी मौद्रिक नीति जो हमारी है, मुद्रा नीति है, क्या बोल रहा हूँ, हाँ मौद्रिक नीति है ना, मौद्रिक नीति जो है उसका 2-2 महीने पे करेगी, 6 महीने पर नहीं, 2-2 महीने पर जो है वो अनाउंस करेगी। यस यस, ठीक भाई। तो अब कोई पूछे तो समझ लीजिए 6 बार मॉनेटरी पॉलिसी जो है अनाउंस होती है, 2-2 महीने पर वो अनाउंस होती है। ये बात एक महत्वपूर्ण चीज आप समझ के रखें कि एक चेंज ये हुआ कि मॉनेटरी पॉलिसी बनी और 2-2 महीने पर उसका अनाउंसमेंट होता है। ये सारे जो रेट्स वगैरह है ना, ये वैसे ही एडजस्ट किए जाते हैं, उसी दौरान एडजस्ट किए जाते हैं। 2 महीने पर अब ये रखना, टारगेट्स वो रिवाइज होते हैं, इन्फ्लेशन देखा जाता है, बहुत बढ़िया डायनेमिक प्रोसेस अभी हो चुकी है। ठीक है, और दूसरी चीज है कि एक और कॉन्सेप्ट नया आया है, बहुत बड़ा, उन्होंने उसका नाम दे दिया है, कुल मिलाकर बात वही है लेकिन उसका नाम दे दिया गया फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। ठीक है,
FITF, फ्लेक्सिबल, अभी आपको दिखाता हूँ, चिंता ना करें, चिंता ना, परेशान नहीं होना। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट, आज हम लोग कुछ चीजें ऐसे लाइव भी पढ़ेंगे, मजा आएगा आपको, देखिएगा सीधे RBI की वेबसाइट पे चलेंगे और आपको कुछ दिखाऊंगा, मैं भी 2-4 चीज सीखूंगा आपसे और हम कोशिश करेंगे सीखने की। लेकिन उससे पहले हाँ, मैं ये कह रहा था कि क्यों आपको जानना जरूरी है इन तीनों एस्पेक्ट को डिटेल, क्योंकि आज की तारीख में कोई भी इकोनॉमी का न्यूज आप पढ़ें जो मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित हो, अगर इन तीनों के बारे में आपकी समझ अच्छी नहीं है तो सिर्फ फॉर्मेलिटी रह जाएगी अखबार पढ़ना, आप उससे ग्रहण नहीं कर पाएंगे कि ये क्या बात कर रहा है। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि जो इकोनॉमी पेज भी होता है अब ठीक ठाक लेवल का चीज आता है उसमें, अगर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी शब्द उसमें आ गया तो एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये क्या बात हो रही है, तब आप पूरी न्यूज का यू विल बी एबल टू मेक अ सेंस आउट ऑफ द न्यूज आइटम ओनली देन। नंबर एक बात तो ये है, ठीक है। और इकोनॉमी बहुत, इकोनॉमी और पॉलिटी, भाई देखो बात साफ साफ बात ये है, कोई सब्जेक्ट कम या ज्यादा नहीं है, लेकिन पॉलिटी और इकोनॉमी ही पूरी जिंदगी तुम जो है अफेक्ट करने वाले हो, चाहे जो का हो, है कि नहीं। बाकी सब्जेक्ट का भी रोल है, इथिक्स का तो है ही। तो पॉलिटी और इकोनॉमी जो है यही पूरा जिंदगी करने वाले हो जब ऑफिसर बन जाओगे। इसमें भाई थोड़ा सा अबव द नॉच होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग, ऐसा मैं मानता हूँ, इसलिए बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। मैं तो अभी खुद ही स्टूडेंट ही हूँ इकोनॉमी का, मुझे नहीं ज्यादा आता, लेकिन जो बेसिक मिनिमम है उसमें मैं चाहता हूं कि आप तैयार रहें, मैं भी सीखूं और आप भी सीखिए। तो पहली चीज को खूब हचक के पढ़ते हैं इसको, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी 2000 में 99 में जो है वो जो उसकी रिकमेंडेशन आई, और 2000 में जो है उसको फुल अपने पूरे जिससे कहते हैं फुल फ्लेज तरीके से 2000 ईयर में इसको लागू किया गया। इसमें क्या होता है अब हम जानते हैं बेसिक, तो अब जानते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का मतलब है RBI अलाउज, ये सुविधा देती है कि अब जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको रेपो और लेंड थ्रू रिवर्स रेपो, ठीक है। RBI से बोरो करना है रेपो रेट पे, RBI को लेंड करना है, बैंक्स RBI को दे, रिवर्स रेपो हो गया, बहुत आसान सी चीज है। कहने का अर्थ है कि रेपो और रिवर्स रेपो ऑप्शंस के थ्रू जब RBI बैंक्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करावे या उनसे लिक्विडिटी ले ले, उसको लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोलते हैं। अंतर बिहाइंड द बैक दिमाग में रखिएगा, भूलिएगा मत वो अंतर, कि यहाँ पर परमानेंट सेल और परचेज की बात, आउटराइट सेल और परचेज का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। बैंक्स विच नीड अर्जेंट फंड्स फॉर लिक्विडिटी कैन ऑफर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज SLR के ऊपर, ये भी सबको याद होगा, अब ये भी बताए थे कि SLR के रिक्वायरमेंट के ऊपर वाला आप दे दें, LAF में वो होता है, MSF में क्या होता है अभी आगे दें। और कुछ फीचर्स जान लीजिए भाई कि कम से कम 5 करोड़ रुपए का होना चाहिए, RTGS से कर देंगे, RBI फंड से RTGS कर देगी, लेकिन कम से कम डिमांड 5 है, ऐसा नहीं कि छोटा छोटा चिरकुटाई के लिए चले आ रहे हो मांगने के लिए, 5 करोड़ का कम से कम मिनिमम ट्रांजैक्शन होना चाहिए। हो सकता है ये लिमिट बदलती रहती हो, आप लोग उसका अध्ययन कर लीजिए। क्या फायदा क्या होता है, देखो अब ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की चीज है, लास्ट पॉइंट है। It minimizes the effect of market volatility on public debt and helps iron out the seasonal fluctuations in liquidity। ध्यान से समझो कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का मुख्य जो रोल है वो क्या है। पहली बात तो ये समझ लो, अब तुम बताओ हमको कि CRR, किसी का कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देना, ये ज्यादा सही ऑप्शन है? कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा के बैंक का सारा पैसा अपने पास रखवा लेना, ये सही ऑप्शन है, ज्यादा इफिशिएंट ऑप्शन है मार्केट के हिसाब से? या कि इंटरेस्ट रेट का मैनिपुलेशन कीजिए, पैसा उनके पास रहने दीजिए, लेकिन इंटरेस्ट रेट ऐसे मैनिपुलेट कीजिए कि वो अपना भला बुरा खुद तय कर ले, हम क्या तय करें उनका? आप समझ रहे हैं? तो जो जैसे जैसे कहते हैं ना कि कमांड इकोनॉमी, कमांड नहीं देना है हमको, जहां तक हो सके हमको इनको इंड्यूस करना है। आपको इंड्यूसमेंट से पॉलिसी को जो है अफेक्ट करना आना चाहिए। मार्केट में आप तब जाइए, मार्केट के सहारे करवाइए ना उनसे। आप डिफरेंस दोनों में समझ गए? तो CRR जो है वो मैं ऐसा मानता हूँ, यानी मेरी जो अभी तक की समझ है, हो सकता है आगे बदल जाए, कि वो थोड़ा प्रिमिटिव मेजर है, ठीक है। और ये जो इस तरह के ऑप्शंस हैं, ये थोड़ा एडवांस्ड फीचर्स हैं, क्योंकि ये मार्केट के सहारे अपना इफेक्ट दिखाते हैं, मार्केट का हिस्सा बनकर अपना इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। तो और एक एग्जांपल बता देता हूं, वेज एंड मींस एडवांस आपने सुना है कि सरकार चाहे तो RBI से 90 दिन के मेच्योरिटी पर जो है आवश्यकता पड़ने पर वेज एंड मींस एडवांस ले सकती है। और जनरली क्या होता है ना, वो जो फाइनेंशियल ईयर जो कंप्लीट होता है ना पिछला, और पूरा नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है अप्रैल के महीने में, अप्रैल के महीने में जरूरत पड़ती है, तो उस समय जो है वो लिक्विडिटी का दाहिने बाएं बहुत ज्यादा हो जाता है वेज एंड एडवांस के लिए। और तब ऐसे ऐसे समय में क्या काम आता है? LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, अच्छे से जो आकर उसका जो है वो सपोर्ट करती है, उसको चीजों को स्टेबलाइज करती है।
और समझने वाली बात क्या है, वो सीआरआर का यहाँ क्यों बोले हम, वो इसलिए बोले कि एलएएफ एक ऐसी फैसिलिटी के रूप में सामने आता है, एक ऐसे टूल के रूप में सामने आता है जिसमें बिना सीआरआर को बढ़ाए हुए आप वही इफेक्ट जो है वो पैदा कर सकते हैं मार्केट में। सीआरआर को बढ़ा देना जो है थोड़ा ज्यादा हार्श और रिट्रोग्रेड मेजर माना जाता है, इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि बैंक का पैसा ही उठा के रख लिया अपने पास, ये कौन सा कंट्रोल है, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। इसलिए एलएएफ जो है वो एक बहुत बढ़िया मिडिल पाथ जिसे कहते हैं, एक अच्छे रास्ते के रूप में, मार्केट इफिशिएंट मैकेनिज्म के रूप में सामने अपने आप को प्रस्तुत करता है। 2000 में वो हो गया। सन 2001-2 आते आते यानी 10 साल जब पूरा हुआ ना 1991 से, बात को समझो, 1991 से 92 से जब शुरू हुआ, 2001-2 आते आते जो है वो ये प्रॉब्लम सबको जाहिर हो गई कि जो है आरबीआई को ये इस फील्ड में उतरना पड़ेगा, नहीं तो जो एक्सोजेनस शॉक्स हैं जो वो इकोनॉमी को हिला के रख देंगे। जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना, डॉलर बढ़ गया, रुपया डिप्रिशिएट कर गया, ये सब बोला, इसके लिए आरबीआई को जो है वो प्रॉपर्ली जो है उतरना पड़ेगा। तब आया ये मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ओके, ठीक है, ये बात समझे यहाँ पर। तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या है भाई, वो कोशिश करता है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या कोशिश करती है, एक मिनट रुक जाओ, इसको हटाऊं पहले यहाँ से। Excess liquidity in the market is absorbed by selling government bonds called market stabilization scheme, इसी को कहते हैं। कि वही आरबीआई जो बोले थे ना कि डॉलर खींच लेगा लेकिन फॉरेक्स खींच लेगा लेकिन रुपया रिलीज नहीं करेगा, उसके बदले में कुछ और ले लीजिए, वो वाली चीज। ठीक है, ये तो आपको बता ही चुके हैं। इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल से जो है वो इम्यून करने के लिए, बचाने के लिए। एक्सेस डॉलर सप्लाई अप्रिशिएट्स रूपी इफ आरबीआई ट्राइज टू बाई एक्सेस डॉलर बाई सप्लाइंग रूपी, देयर इज अ रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन, आप समझ चुके हैं अच्छे से। इसलिए मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम जो है वो फॉरेक्स की एक्सेस सप्लाई को रेगुलेट करने की कोशिश करता है और साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी नहीं होने देता है। अब आप समझ गए कि इसका यूएसपी क्यों है, इसका यूएसपी क्या है, इसका ये यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि अपना जो है उद्देश्य भी प्राप्त हो गया और मुद्रास्फीति भी नहीं बढ़ने दी। आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स वगैरह, लेकिन अब प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या है कि इसकी जो कॉस्ट होती है, अच्छा ये जो घटना हुई इसको क्या बोलते हैं, क्या बताए थे आपको, बाहर के अटैक से, जीवाणुओं के अटैक से, ऐसा समझ लीजिए, अपने अंदर की बॉडी को बचाने के प्रोसेस को जो है क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन, बोला था ना कल, ऐसे ही उदाहरण लिए थे हम लोग, इसको स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। तो आरबीआई स्टेरिलाइज करती है, लेकिन इसमें तो खर्चा लगेगा ना भाई। ऐसे समझो कि डॉलर जो है वो फर्जी खरीद रहे हैं ना, तो वैसे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचते तो शायद ज्यादा पैसा मिलता, लेकिन अब मजबूरी में बेच रहे हैं डॉलर उसको लेने के लिए और गवर्नमेंट उसको दे रहे हैं, तो हो सकता है कि हम नुकसान में हो। तो वो जो डिफरेंस है, कॉस्ट है, जो याद रखना इस पॉइंट को एकदम शार्पली दिमाग में। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम दरअसल एक तरह का समझौता है भारत सरकार और रिजर्व बैंक के बीच में कि आप हमारी मदद करेंगे। सरकार कहती है कि आप हमारी मदद कीजिए कि जब डॉलर बहुत ज्यादा हो जाए, फॉरेक्स ज्यादा हो जाए, तो आप मार्केट में उतरें, एक्सेस डॉलर को खरीद लें, उसके बदले में जो आपको घाटा वाला पोर्शन होगा, जो कॉस्ट होगी इसकी स्टेरलाइज करने की जो कॉस्ट है, वो हम भर देंगे, सरकार भर देगी। ध्यान रखना, इसकी कॉस्ट सरकार पे करती है। इसी को कहते हैं कैरिंग कॉस्ट ऑफ स्टेरलाइजेशन। हाँ, ये लिखा हुआ है, कैरिंग कॉस्ट ऑफ स्टेरलाइजेशन इसको बोला जाता है, याद रखना। कहीं कुछ पूछ ले तो मालूम होना चाहिए, एकदम डेप्थ में समझा कर लिया। या तो कोनो चीज पढ़ो ना, और जब पढ़ो तो फिर उसमें कोई बचना नहीं चाहिए, विद इन द स्कोप ऑफ यूपीएससी। ऑफ कोर्स थ्योरेटिकल नहीं हो जाना है, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी भाई होनी चाहिए। तो ये मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है, याद रखना कि इसका खर्चा जो बियर करता है कौन, तो बोलो भारत सरकार, आरबीआई नहीं करती है। करता कौन है, आरबीआई। खर्चा कौन बियर करता है, सरकार। क्लैरिटी एकदम। और लास्ट है भाई आपका ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसके बाद में 2-3-4 पॉइंट तो आप जान ही गए हैं। 2011 में ये स्कीम भाई आई थी। आरबीआई ये एलएएफ के जैसा ही है, लेकिन थोड़े थोड़े अंतर हैं। पहला अंतर तो आप जानते ही हैं कि एमएसएफ में एक ये बात है कि आप अगर अपने एसएलआर के तौर पर रखी गई चीज यानी 18% के अंदर जो आ रहा है, उसे भी आप दे सकते हैं आरबीआई को, इंटरेस्ट बस ज्यादा भरना पड़ेगा। ठीक है, उसके बदले में पैसा देगा आरबीआई, लेकिन इंटरेस्ट वो ज्यादा भरना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, कुल मिलाकर बात है कि लिक्विडिटी क्राइसिस जब होती है और बैंक्स आपस में, ये डायग्राम बनाने के पीछे एक फिलॉसफी थी, हर उसका एक कारण है। ये जो एक तीर बना हुआ है वो तीर ऐसे ही नहीं बना हुआ है, इसके पीछे लॉजिक है। ये वाला तीर, ये कि बैंक आपस में, इंटर बैंक जिसे कहते हैं, आपस में एक दूसरे को देने के लिए भी लोन ना बचा हो जब,
और अब कोई रास्ता ना हो कि मान लो इस बैंक को जरूरत है तो नॉर्मल टाइम से वो इससे ले लेगा, वो इससे ले लेगा, कोई और किसी से ले लेगा। कितने बैंक है, हजारों सैकड़ों बैंक है। लेकिन जब इंटर बैंक मार्केट जो है वो हाथ खड़ा कर दे कि हमारे पास भी नहीं भैया, तब ऐसी इमरजेंसी में जब बैंक दौड़ते हैं आरबीआई के पास, तब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का कॉन्टेक्स्ट आता है, याद रखना इस। तो इंटर बैंक जब ड्राई अप हो जाए, ना बचे पैसा, वहां पे सूख जाए कुआं और वहां पैसा ही नहीं बचा इसके लिए, तब बात आती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो भी रख सकते हैं। अब आप वही वाला, किसान अपना जो बीज के लिए बचाया था उसे भी खा के किसी तरह जान बचा सकता है। बस अंतर यही है कि ये हमेशा एमएसएफ 1% ऊपर रहेगा रेपो रेट के। ठीक है, तो एमएसएफ 1% रहेगा ऊपर, तो यानी अगर ये 3 पॉइंट, कहाँ था हमारा डायग्राम, डायग्राम में देखें गड़बड़ी है कि सही है, 4% और 4.25%, ये देख लेना तुम। एमएसएफ ये शायद ये 1% का डिफरेंस जनरली होता है, ये चीज थोड़ा सा बदलती रहती है, ध्यान रखना। लेकिन जनरली एमएसएफ जो है वो रेपो रेट की तुलना में 1% ज्यादा महंगा रखा जाता है यूजुअली। अब करंट पोजीशन क्या है वो आप चेक कर लीजिए, वो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट यूनिवर्सल चीज नहीं। ऑब्वियसली, अरे भाई ऑब्वियसली समझो कि नहीं समझो, ऑब्वियस सी बात है कि एमएसएफ को ऊपर ही रखना पड़ेगा ना, नहीं तो लोग एलएएफ ही नहीं यूज करेगा, एमएसएफ में कहा जाएगा। सिंपल सी बात है कि एलएएफ में पैसा अगर मिल रहा है इजीली तो है, एमएसएफ जिसे कहते हैं कि एलएएफ का ही पैसा, एलएएफ जो है वो क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है। लेकिन दिक्कत क्या है, इसको क्यों ऊपर रखा जाता है, इसको इसीलिए तो ऊपर रखा जाता है कि अगर एसएलआर वाला, हाँ ये दोनों बार्गेनिंग वाली चीज है भैया, कि अगर आपको सस्ते में लोन में चाहिए तो अपना एसएलआर मेंटेन करिए। तो एक तरह का इंसेंटिव हो गया कि नहीं होगा कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी को जो है आप मेंटेन करिए तो आपको लोन सस्ते में मिलेगा। और एमएसएफ एक तरह का डिसइंसेंटिव हो गया कि भाई ऐसा नौबत ही आने दिए भाई कि दौड़ रहे हो कटोरा लेके। बैंक हो, कोई मजाक थोड़ी चल रहा है, बैंक हो भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको अपनी लिक्विडिटी मैनेज करनी चाहिए थी। अगर आपकी ये स्थिति आ गई तो हाँ ठीक है, क्योंकि आरबीआई क्या है, कोई लिख दे तो मजा आ जाए चैट बॉक्स में, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। मना नहीं करेगा, नहीं तो खत्म हो जाएंगे ये बैंक, रन हो जाएगा, बवाल हो जाएगा इकोनॉमी में, पैसा ही नहीं इसके पास तो ये ऐसा हल्ला हो जाएगा। तो मना नहीं करेगा भाई, पैसा दे देगा, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है आरबीआई। लेकिन आपने अनुशासनहीनता की है तो भाई उसको इंटरेस्ट आपको जो है आएगा। ऐसे समझने के लिए आपको सारी चीज बताए देना है, ठीक है। और मिनिमम अमाउंट यहाँ 1 करोड़ है, वहां पर 5 करोड़ था एलएएफ में, ये सब जाने रहिए। अंडर एमएसएफ बैंक्स कैन बोरो फंड्स अप टू अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल, याद रखिएगा, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, यानी कुल मिलाकर डिमांड डिपॉजिट आपके पास जितना है और जितना टाइम डिपॉजिट है, उसकी जो नेट लाइबिलिटीज जो बनेंगी, कितना वापस करना है, उसका 1% एक फिक्स कर दिया जाएगा कि इससे ज्यादा पैसा नहीं देंगे। आप समझे मेरी बात, नहीं तो वो तो गलत हो जाएगा ना, वो तो गलत आदत को बढ़ावा देने वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए उसकी भी एक सीमा है, न केवल इंटरेस्ट रेट महंगा है बल्कि आप कितना बोरो कर सकते हैं उसकी भी सीमा फिक्स की हुई है। आई थिंक, अगर मुझे ध्यान से याद है तो अभी ये सीमा 3% है। एमएसएफ की जो सीमा है वो 3%, जनरली 2% रहती है, 1% 2% ऐसे ऐसे ही होता रहता, देख लेना 2 या 3% होगा जो है इसका एमएसएफ का जो लिमिट है, कि अपने टोटल लाइबिलिटी से इससे ज्यादा पैसा आप आरबीआई से नहीं ले सकते। आई थिंक ये सब क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं, अब आप बताएं कि आप क्या ट्रांजिशन महसूस करते हैं आज की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। अगर आपको बोलना हो कि आज की मॉनेटरी पॉलिसी पुरानी मॉनेटरी पॉलिसी से कैसे इवॉल्व हुई, तो मैं आपको 2-3 पॉइंट बताना चाहता हूं जो कि बहुत ही कैटेगोरिकल और क्लियर है। पॉइंट नंबर 1 ये है कि हम सब अब जान चुके हैं अच्छे से कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी पहले उसके जो चुनौतियां थी उसके अनुसार उसने काम किया और देश की सेवा की। पहले की चुनौती क्या थी, स्वतंत्रता के बाद 1951 से जब भारत में जो है नियोजन का कार्यक्रम शुरू हुआ, आर्थिक नियोजन हुआ, यानी इकोनॉमिक प्लानिंग का दौर शुरू हुआ, तब पहले 2-4 प्लान में जो प्रायोरिटी थी वो क्या थी कि मॉनेटरी पॉलिसी कुछ ऐसा करे कि इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन को जो है सपोर्ट हो, इकोनॉमी के रैपिड ग्रोथ और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन को सपोर्ट मिले। तब उसने वो किया, उसने जो है वो ध्यान रखा कि हाँ भाई आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, फलाने फलाने तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जिसे कहते हैं। तो आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसने वो रोल अदा किया कि डोमेस्टिक डिमांड और इन्फ्लेशन को हम ठीक करते रहेंगे, आप एक्सपेंड करिए, एक्सपैंड आप कर दीजिए, कंट्रोल हम करते रहेंगे, जो गड़बड़ियां हैं उन्हें हम कंट्रोल करेंगे और अच्छी चीजों को आप एक्सपेंड कीजिए। इसी को कहा जाता है कि जो है वो कंट्रोल्ड एक्सपेंशन, ठीक है।
तो जो कंट्रोल्ड एक्सपेंशन जिसे कहते हैं नैरो था, जो व्यू था वो सिर्फ नैरो था कि कंट्रोल्ड एक्सपेंशन बस हमको करना है, इतना ध्यान रखना है बस, उसके आगे हमारा कोई और रोल ज्यादा नहीं है। दूसरी बात, जो करते थे उसके मेथड में भी चेंज आया है, उद्देश्य में भी, स्कोप में भी और मेथड में भी परिवर्तन आया है। पहले जो मेथड यूज करता था आरबीआई वो डायरेक्ट हुआ करते थे, जो हम अभी बात कर रहे थे कि ये तो मतलब ये तो दादागिरी टाइप का हो गया, समझे ना, मतलब जो डायरेक्टली जो है वो हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करो, जो ज्यादातर कमांड की मेंटेलिटी को रिफ्लेक्ट करते थे, उस प्रकार के मेजर्स पहले अधिक इस्तेमाल होते थे और इसीलिए उस समय जो होता था उसे कंट्रोल्ड एक्सपेंशन कहा जाता है। ठीक है, जब मॉनिटरी जो इंटरवेंशन हम कर रहे हैं, जो टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किसी और पर डिपेंड नहीं करते, किसी और का सहारा नहीं चाहिए कि आप भी पार्टिसिपेट करिए, आइए आप भी साथ दीजिए हमारा, ना, ये कह दिया बस ये होना चाहिए, बात खत्म। दैट इज डायरेक्ट इंटरवेंशन, डायरेक्ट मॉनिटरी इंटरवेंशन। इससे चेंज आया है, इससे चेंज आया है कि अब आरबीआई ऐसी प्रकार के मॉनिटरी इंटरवेंशन करता है जिसमें बाकी लोगों से भी, बाकी इंस्टीट्यूशन का भी एक्शन को पार्टिसिपेट करवाता है, यानी इनडायरेक्टली टच करता है उसको। ठीक, जो चीज पहले सिर्फ और सिर्फ डिमांड और इन्फ्लेशन पर आधारित थी वो अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी एड्रेस करता है आरबीआई। ठीक है, इस बात को समझ गए? तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स में यानी चेंज आया, तो बताइए ना सर, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो बताया नहीं, आपके मन में सवाल आ सकता है तो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़े कुछ को लेकर कुछ क्लासिफिकेशन का मतभेद हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से समझिए कि किसी का सीआरआर फिक्स कर देना, किसी का एसएलआर फिक्स कर देना, किसी की डायरेक्ट क्रेडिट कंट्रोल कर देना। क्रेडिट कंट्रोल मतलब वही कि आपको इतना मार्जिन रखना पड़ेगा, आप इस सेक्टर के लिए आप इससे ज्यादा लोन नहीं ले सकते। ठीक, समझ गए ना? ये इस तरह के जो है कि लोन कहाँ जा रहा है उसके पीछे पड़ा हुआ है कि इधर नहीं जाने देंगे, उधर नहीं जाने देंगे, इतना नहीं, ये क्रेडिट कंट्रोल कहलाता है, क्रेडिट का ही कंट्रोल किए ले रहे हैं। तो सीआरआर कर देना, क्रेडिट कंट्रोल करना, एसएलआर कर देना, ये क्या हुआ? ये कमांड हुए कि हम ऐसा कहते हैं, ऐसा करो, ऐसा ही होगा। जबकि ये क्या हुआ, देखिए कि आपकी मर्जी है, मेरा ये इंटरेस्ट रेट है, आपकी मर्जी है, लेना हो लीजिए, नहीं लेना हो न लीजिए। एलएएफ हो गया, एमएसएफ हो गया, रिवर्स रेपो हो गया, ठीक है, और जो जितना ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गए, एमएसएस हो गया, ये सब क्या है आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें हम सह रहे हैं, कोई जबरदस्ती आपके ऊपर नहीं है, हम भी आपके मार्केट का प्लेयर बन के या तो इनडायरेक्टली आपको हम इंड्यूस कर रहे हैं, आपके पास भी लिबर्टी है। तो क्योंकि ये मार्केट फोर्सेस से अलाइंड रहता है, इसीलिए ये मेथड जो है वो अच्छे इफिशिएंट होते हैं और इफेक्टिव भी। समझ गए बात को? उसका एक कारण बताता हूँ, लॉन्ग टर्म भी होते हैं, बिल्कुल सही बात है रमाकांत। एक और चीज छिपी हुई है जो आपको नहीं अभी तक बताई, इस बात को समझो आप लोग कि बहुत नियम कानून का अगर आप सहारा, नियम कानून के ही थ्रू चलेंगे और नियम कमांड के थ्रू चलेंगे, तो आप एसेंशियली किस प्रकार के मनी के सप्लाई को अफेक्ट कर पाएंगे? जो सिस्टम में है उसी को ना, अरे बैंक तुम इतना रख दो, फलाना तुम इतना रख दो, वो चीज जब आप एक दायरा खींच दीजिए कि ये दायरा है व्हाइट मनी का और उसके बाहर है ब्लैक मनी, मान लीजिए, इसको समझिए मेरी बात को, ओवरऑल इकोनॉमी में तो दोनों आता है ना भाई, आप समझिए, यहाँ बड़ा टाइट किए हुआ है, लेकिन आप इस तरह का कमांड वाली चीजें करेंगे तो ये सब तो बाहर है, पैरेलल इकोनॉमी तो पूरी बाहर है। तो इसीलिए मॉनिटरी ट्रांसमिशन नहीं होगा। अब समझो ध्यान से, मॉनिटरी ट्रांसमिशन क्या होता है? इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस मॉनिटरी ट्रांसमिशन का अर्थ हुआ कि आरबीआई कुछ बोले बैंक्स को और उसका इफेक्ट ट्रांसमिट हो जाए पूरे इकोनॉमी में, समझे? इसे समझ लीजिए कि मॉनिटरी ट्रांसमिशन है। तो ये चैलेंज आएगा कि भैया एक तो अच्छे बैंकिंग प्रणाली नहीं है, या सब कुछ स्ट्रीमलाइंड नहीं है, या कुछ बीच बीच में लूप होल्स है, कोई पैरेलल इकोनॉमी, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होंगे जो इस बात को तय करेंगे कि आरबीआई ने इतना घुमाया नाव तो वहां भी उतना घूमा। ठीक है, समझ गया मेरी बात को? तो कहने का अर्थ यह है कि मार्केट का सहारा लेकर अगर कोई चीज की जाए तो उसका लोगों के बीच पेनिट्रेशन जो है वो ज्यादा होता है, नंबर एक। नंबर दो, उसकी इफिशियंसी जो है वो ज्यादा होती है। और तीन, वो रिट्रोग्रेड टाइप का स्टेप नहीं माना जाता है, रूढ़िवादी नहीं होता, मॉडर्न होगा। ऑब्वियसली मार्केट से अलाइन है तो मॉडर्न माना जाएगा। ठीक है, ये सब पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल बहुत ज्यादा ऐसा ही है, सब बता ही चुके हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो जो मॉनिटरी ट्रांसमिशन मैं आपको एक बार बता देता हूँ, समझा देता हूँ, तो आप समझो और ये भी जाने कि ये क्यों, ये टर्म अगर कहीं पूछ ले
मेंस के क्वेश्चन के रूप में आ जाता है, आ सकता है, इसलिए सावधान रहें इसी से। मॉनेटरी ट्रांसमिशन का अर्थ हुआ, देखिए ये मान लीजिए आरबीआई है और यहाँ पर जो है वो बैंक है, और यहाँ पर जो है मान लीजिए लेंडर है, मार्केट है, ठीक है। आरबीआई ने एक पॉलिसी रेट लगाया कि हम आज से रेपो रेट या फलाना रेट जो है वो 1% कम करते हैं, एग्जाम्पल समझिए 1% कम करते हैं। तो भाई 1% हमने जो रेट कम किया उससे बैंक्स को फायदा हुआ कि नहीं हुआ, यानी बैंक के पास लिक्विडिटी का प्रॉब्लम ईज हुआ कि नहीं हुआ। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जिसे कहते हैं, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हुई कि नहीं हुई बैंक की, बताओ। अगर रेट जो लेंडिंग रेट आरबीआई ने कम कर दिया, आरबीआई ने कहा कि अब आप हमसे जितना देते थे 4% देते थे मान लीजिए, तो आप 3% पे हमसे लोन ले लीजिए, तो इनको फायदा हुआ, बिल्कुल फायदा हुआ। तो भाई मेरा कहना यह है कि वही फायदा पास ऑन भी तो होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ हाउसिंग का इंटरेस्ट रेट 8% था, तो वो भी तो 7% होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो भी गिरे तब ना। इसी को कहते हैं मॉनेटरी ट्रांसमिशन, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई पॉलिसी इंटरवेंशन करे, कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट करे या कोई पॉलिसी एडजस्टमेंट करे, वो फायदा बैंकर्स और उनके कंज्यूमर्स जो हैं उनके बीच तक वहां तक ट्रांसमिट हो। दैट एस्पेक्ट इज कॉल्ड मॉनेटरी ट्रांसमिशन। तो मॉनेटरी ट्रांसमिशन इंडिया में कैसा है, स्ट्रांग है कि वीक है, क्यों, अगर वीक है तो क्यों वीक है, बहुत सारे कारण हैं। जैसे एग्जांपल समझो बात को, मान लो आरबीआई चाहता है कि मॉनेटरी जो सप्लाई है वो कम हो जाए, ध्यान से सुनना इस बात को, तुरंत समझ जाएंगे आप। तो आरबीआई ने इसको बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट को, जो 4 था उसको 5% कर दिया कि हम महंगा कर देंगे, अब आपको लोन महंगे रेट पर देंगे। तो जब ये बढ़ा है तो यहाँ मॉनेटरी सप्लाई कम हो जानी चाहिए ना, उसी अनुपात में कम हो जानी चाहिए, इसका इफेक्ट पड़ना चाहिए भाई, देखना चाहिए कि हाँ ये तो आरबीआई ने रेट हाई कर दिया, भाई हम नहीं दे पाएंगे लोन आपको। कमर्शियल बैंक अपने कंज्यूमर से बोले कि भाई अब सस्ता लोन नहीं दे पाएंगे, सॉरी, आरबीआई ने हमारा भी तो, हमको भी तो जवाब देना है, इस टाइप का। लेकिन पता ऐसा देखा गया है, अगर मुझे डेटा ठीक से याद है तो कुछ ऐसा था कि यहाँ पर 1.25% जैसा चेंज किया गया और यहाँ जाके चेंज पहुंचा 0.6 या उससे भी कम परसेंट। ये डेटा है, प्रॉपर डेटा, मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्ट, आप समझे मेरी बात। तो इफेक्ट यहाँ जो होना चाहिए था उसका आधे से भी कम इफेक्ट हो रहा है, पता चला। तो होगा क्या, इससे क्या होगा, इसका मतलब कि बैंक पूरी तरह से आरबीआई पर ही निर्भर नहीं है पैसे के लिए। क्या मैं सही बोल रहा हूं, सोच के बताएं। इसका क्या अर्थ हुआ, यही तो हुआ कि अच्छा तुम महंगा दे रहे हो, धरे रहो अपना पैसा, हम दूसरे से ले लेंगे। समझे बात आप। हाँ, तो अगर उनके पास लिक्विडिटी के और ऑप्शंस मौजूद हैं तो फिर आप करते रहिए, आपके पॉलिसी डिसीजन का मॉनेटरी ट्रांसमिशन नहीं होगा, वो वहां रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट रेट्स चार्ज बाय द बैंक्स विल नॉट नेसेसरली रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट्स डन बाय द आरबीआई फॉर द बैंक्स। ओके, ये मॉनेटरी ट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट है। आज इतना ही करूंगा मेरी साइड से, और आज थोड़ा 10-15 मिनट जैसा सवाल जवाब। अब आप लोग हैंड रेज कीजिए और बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं, तो कोशिश की जाए। ओके, आदित्य से पूछते हैं, बताओ दोस्त। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, आपने परसों एक वो बताया था सर, जो करेंसी अगर सर्कुलेशन में लेके आते हैं तो मिनिमम रिजर्व करेंसी कुछ रखना पड़ता है सर उनको 200 करोड़ का, जिसमें से 115 करोड़ समथिंग होता है सर। तो मान लीजिए एक बार 50,000 करोड़ की सर्कुलेशन करेंसी प्रिंट करनी है सर, तो उसके लिए वो एक टाइम में 200 करोड़ को रिजर्व रखेंगे। अब ये जनरली पहली बात तो सर, ये 200 करोड़ की रिजर्व रखता कौन है, गवर्नमेंट रखती है या आरबीआई रखता है सर? एंड सेकंड थिंग सर, जनरली ऐसा होता है कि वो 50,000 करोड़ वापस तो नहीं लेते हैं इकोनॉमी से, तो वो 200 करोड़ एज ए रिजर्व ही पड़ा रहता है सर। एंड थर्ड सर, कि वो अगर मान लीजिए 2 साल के बाद से दोबारा से रिक्वायरमेंट ऐसे हुई तो दोबारा से वो 200 करोड़ ऐसे रखना पड़ेगा उनको मिनिमम रिजर्व, या फिर उसी से हो जाएगा? इसका मतलब मैं स्पष्ट नहीं कर पाया आप लोगों को, और साफ साफ बता देता हूं। मिनिमम रिजर्व्स का सिस्टम का मतलब है, इट डजंट मैटर after that minimum reserve, it doesn't matter how much currency you print. So this is once and forever requirement. It is not that every time when you need to print currency, then you will require to add this kind of reserve. No, the government of India, once
shows that it has a reserve of 200 crores. Thereafter, nobody is going to ask how many times and how much currency you have brought into circulation. Is that clear? और आरबीआई जो है उसको मेंटेन करता है फॉरेक्स रिजर्व, जिसका कि कम से कम जो है वो 115 गोल्ड में होना चाहिए, बाकी जैसे जिस भी फॉरेक्स के रूप में रखना चाहे रख सकते हैं। इज दैट क्लियर आईडी? ये वन टाइम हिस्टोरिकल रिक्वायरमेंट है, ठीक। और कुछ सवाल पूछना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा कुछ जान पाए कि नहीं। जो पूछो ना कुछ तो सब समझे हो तो सवाल पूछो, कुछ समझ में नहीं किया तो कोनो बात है नहीं। हाँ तो बताओ भाई, चलो लिखो चैट बॉक्स में, लिक्विडिटी कॉरिडोर क्या होता है, लिख दो। एक ही लाइन में जवाब देना, ज्यादा लंबा नहीं चाहिए। लिखो, समझ में आए भाई। गड़बड़ा है ना रमाकांत भाई, ठीक से समझाओ यार। मैक्सिमम में ठीक है, आस्तिक जनरल होगा, थोड़ा स्पेसिफिक बोल रहे। डिफरेंस बिटवीन मिनिमम रेट एंड, हाँ स्पेसिफिक बता दिए ना। अब तो आप जानते ही हैं, जब आपको ये पता है कि जो है मेन पॉलिसी रेट रेपो है, तो उसके नीचे कौन फिक्स होता है और ऊपर कौन फिक्स होता है, तो आप जानते ही हैं। नीचे रिवर्स रेपो रेट होता है और ऊपर बैंक रेट होती है। और संयोग की बात है कि एमएसएफ भी वही होता है। तो हाँ, अगर कोई ऐसे समझाना चाहे कि जो लिक्विडिटी कॉरिडोर इज द डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड एमएसएफ, रेपो रेट एंड बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड बैंक रेट, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे लास्ट वाला चाहिए भाई। रिवर्स रेपो रेट नीचे होती है और उस सबसे ऊपर बैंक रेट होती है। चाहे जितना कंफ्यूज करने की कोशिश है, मत होइए कंफ्यूज, है कि नहीं है? अच्छा, और ठीक है विपेंद्र, अब ठीक आप लोग समझ रहे हैं। यस ठीक, समृद्धि बिल्कुल ठीक बात है, अभी ठीक जा रहे हैं। मैं तो ज्यादातर चीज तो मतलब था थोड़ा गूढ़ टाइप का, लेकिन अब आप समझ गए हैं। तीनों तरह के सिस्टम आप समझ गए होंगे, जो करेंसी इशुएंस के सिस्टम्स हैं, ये वाले तीनों भी आपको ध्यान होंगे। फिड्यूशियरी, प्रोपोर्शनल और मिनिमम। अभी जो बात हो रही थी मिनिमम है, वो एक बार 200 करोड़ हो गया किसी कंट्री के पास, बाकी सारा रिजर्व फ्री हो गया, आप उसका चाहे जो करिए, जो करना हो करिए, ठीक है। तो वो इंडिया ने भी 1956 के बाद से वही जो है वो अपना लिया। तो आई थिंक दैट्स एनफ। अब आप लोग समझ गए मेन चीज है। अब देखिएगा, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, जानते रहिए कहाँ से क्या पॉइंट उठ सकता है, कैसे फंसाया जा सकता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। और फिर अगले क्लास में मिलेंगे। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे, इवेल्युएशन करेंगे, हम पूरे मॉनिटरी पॉलिसी का जो है हम वो कर देंगे, भाग कर देंगे कि भाई इस 1950 से लेकर 70 तक का सारा, 70 से 90 तक, 90 से अभी तक कहाँ क्या अच्छाई और क्या कमियां रह गई। आज की तारीख में जब कोविड हो गया है, तो मॉनिटरी पॉलिसी ने उसको कैसे हैंडल किया। आपको अगर मॉनिटरी पॉलिसी को लेकर कुछ सुझाव देने हो तो क्या सुझाव देना चाहेंगे, ये चीजें हम एनालिसिस पढ़ेंगे। और उसके साथ ही हम जो इंडिया का कॉल, जो जो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट है, जिन्हें मिलाकर फाइनेंशियल मार्केट्स कहा जाता है, उसका अध्ययन करके मनी से संबंधित सारा चीज अगले क्लास में खत्म कर देंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे कहाँ, पब्लिक फाइनेंस पर। ठीक है, गवर्नमेंट कैसे बजटिंग करती है, फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें हैं। अगर इनको आप समझ गए, मॉनिटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी अच्छे से समझ गए, योर लाइफ विल बी मच इजियर एंड थिंग्स विल स्टार्ट मेकिंग मोर सेंस टू यू इन द न्यूज़पेपर। क्या क्या बोले, क्या क्या सवाल पूछा गया? रुक रुक, कैन रेपो रेट डायरेक्टली अफेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट? आप सोचो, बताओ दिमाग, जब इकोनॉमी ओपन अप है पूरी तरह से, इकोनॉमी अब वो क्लोज्ड इकोनॉमी तो रह नहीं गई भाई, सोच कर देखो। तो अगर सबसे पहले तो ये बात समझ लें आप कि दोनों का जो कैरेक्टर है वो भी आप समझें। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, जनरली जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है वो किस रूप में प्रेफर किया जाता है, किस रूप में प्रेफर किया जाता है? क्या हम चाहेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है शॉर्ट टर्म के लिए हो, कि जब चाहे तब पैसा लेकर भाग जाए,
और यहाँ हम बर्बाद जो है कटोरा बजाते रह जाए, नहीं ना। इसीलिए क्या ट्राई किया जाता है भाई, कि जहां तक हो सबसे अच्छा है कि एफडीआई हो भाई, और वो नहीं हो पावे तो कम से कम एफआईआई हो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो, मतलब कम से कम एफडीआई हो जाए तो बहुत है बढ़िया है। तो लॉन्ग टर्म ट्राई करते हैं भाई, नहीं तो इनका तो कोई भरोसा नहीं है। ये तो हॉट मनी जिसे बोलते हैं, हॉट मनी वाला मैटर होता है कि थोड़ा सा हल्ला उड़ा, इधर उधर का पैनिक हुआ, लेके भाग लिए पैसा सब, हम लोग रह गए। जो साउथ एशियन क्राइसिस से लेकर जितना मैक्सिकन से लेकर सब देखो वही स्थिति है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि तो जो लॉन्ग टर्म, याद रखना इस चीज को, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है वो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, ये सब शॉर्ट टर्म वाला पढ़ रहे थे। ठीक, मनी का जो सप्लाई है दाहिने बाएं सब हो रहा है, उसमें से ज्यादातर शॉर्ट टर्म वाला है। कुछ एक इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं, बाकी सब जो है वो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट वाले, ये सब सारी चीजें, ये सब घूम घुमा के मनी मार्केट वाले हैं। हम पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट जो है, जब अगली बार पढ़ेंगे अगली क्लास में, तब कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा एक्चुअली फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस प्रकार से अफेक्ट करता है। ठीक है, चलो, ऑल राइट, ऑल द बेस्ट, कीप रिवाइजिंग, सी यू सून, जय हिंद। कुछ लिखा, रुको रुको सर, जब बैंक्स एमएसएफ के अंडर लिक्विडिटी डिमांड करते हैं तो उस वक्त क्या उनके पास एसएलआर और सीआर मौजूद रहता है, तो क्या उसको यूज नहीं कर सकती है? अरे भाई, हाँ शुभम, समझो ना बात को, हाँ शुभ, रुक जाओ, अभी बता देता हूँ तब जाइए आप लोग। बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया है। वो पूछ रहा है कि भाई जो बोल रहे हैं कि लिक्विडिटी का भयानक जरूरत पड़ा और दौड़ा दौड़ा जो आरबीआई के पास चला आ रहा है, तो ये काहे नहीं अपना एसएलआर और सीआरआर मौजूद है, तो उसका काहे नहीं, हाँ काहे नहीं उसको यूज कर लेते। तो तुमने बहुत सही अपना ही उत्तर दे दिया है, तुमने अपने सवाल में ही उत्तर दे दिया है कि उनको कहते ही इसीलिए हैं कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी रेशियो, कि उनको अपने मन मर्जी के माफिक आप भुला नहीं सकते। किसी भी हालत में आपको वो मेंटेन करना ही है। अगर उससे छूट चाहते हैं तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अलावा कोई और रास्ता आपके पास नहीं है फंड रेज करने का। बताना शुभम अगर क्लियर हो गया तो। बस वही एक रास्ता है जो हम बताए, बाकी हर कंडीशन में, हर हाल में आपको अपना सीआरआर और एसएलआर मेंटेन ही करना पड़ेगा, आप उससे डिविएट नहीं कर सकते। मेंटेन तो तब करोगे एक्चुअली, एसएलआर तो तब मेंटेन रहेगा, बस अंतर यह आ जाएगा कि उसको काउंट हो जाएगा, वो पैसा देते समय आरबीआई गिन लेगा कि चलो मानो ये भी हमारे पास गिरवी है, बस अंतर वही है। ठीक है, ओके, ऑल राइट, चलो, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।